औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन की जानब से आज एजुकेशन सीरीज़ के चौथे आज सेशन में मैं तिलावत कुरान पाक से शुरू करने के लिए जनाब सफदर अंसारी साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और आज के इस चौथे सेशन का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से फरमाएँ। जनाब सफदर अंसारी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदायगी के लिए और दिलों को मुनव्वर फरमाने के लिए जनाब मोहम्मद आसिम खान साहब से गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमात से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। दुरूद पाक पढ़ने में एकदम जुल्फ देखी है कि नज़रों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नज़रों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मुहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने मुहम्मद की अदा देखी है। मैं तो उस ज़ात का पढ़ता हूँ कसीदा यारो, मैं तो उस ज़ात का पढ़ता हूँ कसीदा यारो, जिसकी तारीफ़ में खुद ज़ाते खुदा देखी है, लुट गया जिसने मुहम्मद की अदा देखी है। आज सरकार ने जुल्फ़ों को संवारा होगा, आज सरकार ने जुल्फ़ों को संवारा होगा, तब ही हाकिम ने मुअत्तर सी फ़िज़ा देखी है, लुट गया जिसने मुहम्मद की अदा देखी है। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा कर रहे थे मोहम्मद आसिम खान साहब। आज का हमारा चौथा जो सिलसिला है आज एजुकेशन का, उसके स्पीकर हैं मोहम्मद उस्मान खान साहब। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंतहाई
सीनियर मेंबर हैं, मेहनती हैं और इनकम टैक्स में बड़ा अबूर रखते हैं। इससे पहले हमने 121, 122 पर एक पहला सेशन किया, फिर रिफंड पे किया, उसके बाद एडवांस टैक्स 147 पे किया। आज जो इनका टॉपिक है वो विद होल्डेन टैक्सेस हैं अंडर द इनकम टैक्स लॉ, सेल टैक्स लॉ एंड प्रोविंशियल लॉज। तो प्रोविंशियल लॉज में पंजाब में, क्योंकि पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 एप्लीकेबल है, तो वो इन सब को एक मर्ज करके सब की जो प्रोविंस है विद होल्डिंग की और जो अहमियत है इनकी और जो टैक्स पेयर के लिए ज़रूरी इकदाम करने हैं, उस पर आज रोशनी डालेंगे। इनको बुलाने से पहले मैं गुजारिश करूँगा मुल्तान टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी मलिक खादिम हुसैन मितला साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और मोहम्मद उस्मान खान साहब को इनवाइट करें ताकि वो अपनी स्पीच का शुरू कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग तशरीफ़ ले आए और इस जो एजुकेशन का एक सिलसिला है उसी को कंटिन्यू रखने में हमारे साथ हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। तो जनाब मोहम्मद उस्मान खान साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और यकीनन हमारे साथी हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर हैं। बहुत बड़ा इनका एक्सपीरियंस है, ख़ुसूसन सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट पे। तो ये मैं इन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि तशरीफ़ लें और जो है ना इसको अपने लेक्चर के प्रोग्राम को मुनक्किद करें। जनाब उस्मान खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन का, जनरल सेक्रेटरी का, जॉइंट सेक्रेटरी का और दीगर जो लोग हैं, इमरान गाज़ी और वाइस प्रेसिडेंट सबका, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं ये जो तालीमी सेशन है इसको कंडक्ट करवाऊँ। तो बेशक जो टैक्स बार एसोसिएशन का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि हम एक दूसरे से नॉलेज को शेयर करें और उस नॉलेज शेयरिंग में हम सब लोग इकट्ठे होकर जो तालीम और सीखने सिखाने का जो सिलसिला है उसको भी जो सीखने सिखाने का सिलसिला है उसको भी जारी रख सकें और अपने जो प्रैक्टिस से रिलेटेड और जो मसाइल हैं उनको भी हम आपस में डिस्कस कर सकें। तो आज कुछ काफ़ी अर्सा ये मुनक़ता रहा ये सेशन। अब कुछ अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुए का बहुत बाइस मुसर्रत ये बात है कि हम ये जो मकासद हैं उसको अचीव करने के लिए और वकला की वेलफेयर, कंसल्टेंट्स की और प्रोफेशनल डेवलपमेंट वाली जो बात है उसको हम ये इसमें डिस्कस करें और कंडक्ट करवा रहे हैं। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तो मुझे ये कहा गया मुल्तान टैक्स बार की बॉडी की तरफ से, मैं भी बॉडी का हिस्सा हूँ, एग्जेक्टिव बॉडी का, उन सीनियर लोगों ने मुझे कहा तो मैंने इसको फ़ौरन जो है वो मैंने ऑन किया और मैंने कहा कि हम सब इसको मिलकर जो है वो इकट्ठे होकर हम इस तालीमी सेशंस के इनकाद को जो है वो करेंगे और उसका मकासद जो है ना उसको हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज इसी उम्मीद से मैं कुछ जो बुनियादी बातें हैं विद होल्डिंग के हवाले से, विद होल्डिंग इनकम टैक्स, ठीक है जी, अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसको हम डिस्कस करेंगे।
और उसके बाद कुछ रिलेटेड जो है चार्जेबिलिटी के हवाले से बेसिक कंसेप्ट्स, और उसके बाद इनकम टैक्स के कुछ चार्जेबिलिटी के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, बुनियादी कंसेप्ट्स, और विद होल्डिंग को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सेल टैक्स की जो विद होल्डिंग है उसको भी डिस्कस करेंगे अंडर इनकम सेल टैक्स एक्ट, और रेलेवेंट एसआरओज़, और एसआरओज़ को भी कोशिश की है मैंने कि इसमें कवर करूं। जो रिजिम विद होल्डिंग की चल रही हैं एसआरओ के थ्रू, उसको भी इसमें किसी हद तक हम डिस्कस करें। और इसी तरह फिर पंजाब जो सेल टैक्स एक्ट 2012 और उसके जो रिलेटेड रूल्स हैं विद होल्डिंग रूल 2015, उसको भी हम इसमें डिस्कस करें। तो थोड़ी सी बात मैं करूँगा, ये बुनियादी कंसेप्ट्स जो है ना इनकम टैक्स की हम पहले बात करेंगे। उसमें जो एक है विद होल्डिंग के हवाले से जो इनकम टैक्स की कुछ है कि चार्जेबिलिटी, एक है चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स, एक है विद होल्डिंग ऑफ इनकम टैक्स। इन दोनों को हमने अलग-अलग देखना है, ठीक है ना। चार्जेबिलिटी इज समथिंग एल्स, चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। और ये जो विद होल्डिंग है दैट इज़ एडवांस, किसी जगह इसको एडवांस इनकम टैक्स कहा गया, किसी जगह इसको मिनिमम टैक्स कहा गया, किसी जगह इसको फाइनल टैक्स कहा गया, ठीक है ना। और ये कब कब होनी है और किस किस सेक्शन में होनी है, किस किस ने करनी है, विद होल्डिंग एजेंट है कौन, ये हम रेलेवेंट जो सेक्शन है हर सेक्शन में वो डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है ना। तो पहला जो इसका कंसेप्ट है वो एक है कलेक्शन ऑफ टैक्स, एक है कलेक्शन ऑफ टैक्स, एक है डिडक्शन ऑफ टैक्स। कलेक्शन और डिडक्शन मतलब नेचर थोड़ी सी मुख्तलिफ है। उसमें ये कलेक्शन जो है वो जिसने पेमेंट जो रिसिपिएंट है उसने जो है इसकी कलेक्शन करनी है इनकम टैक्स की, ठीक है। और डिडक्शन है कि जिसने पेमेंट जो करने वाला है पेमेंट उसने इसको डिडक्ट करना है और कौमी ख़जाने में जमा कराना है, ठीक है जी। तो इसकी मिसाल मैं देता हूँ कलेक्शन की। जैसे एक सेक्शन है इंपोर्ट का 148, उसमें कलेक्टर ऑफ कस्टम, ये क्या है, कलेक्टिंग एजेंसी है, कलेक्टिंग अथॉरिटी है, ठीक है ना। उसने कलेक्ट करना है टैक्स, ठीक है ना, और वो फिर टैक्स पेयर के बिहाफ पर उसने जमा करा देना है कौमी ख़जाने में। इसी तरह एक और मिसाल 236G 236H, ये अभी हम डिस्कस करते हैं, वो भी कलेक्शन बेसिकली है, ठीक है। जो रिसिपिएंट ऑफ पेमेंट है वो सेल टैक्स की इनवाइस के अंदर 236G और H लगाकर उसकी कलेक्शन करेगा और फिर वो जो है वो जमा कराएगा टैक्स पेयर के बिहाफ पे। तो इसका हमने थोड़ा सा डिडक्शन और कलेक्शन को भी देखना है। और इसका मकसद क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, टाइमली जो पेमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट को जो है ना वो मिलती रहें, और रादर दैन के पूरे साल का इंतज़ार किया जाए और वो इनकम टैक्स रिटर्न जब जाएं उसके साथ जमा कराए। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए विद होल्डिंग की साथ साथ जो है वो पेमेंट, डिडक्शन, कलेक्शन और पेमेंट जो है उसका अमल जो है अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वो शुरू किया। और इसमें एक और मकसद उसका जो था वो इसी विद होल्डिंग रिजिम का ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, कि इसको जो है जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं उनकी भी जब कलेक्शन या डिडक्शन होगी तो वो भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आएंगे और उनका पता चलेगा और उनको जो है वो देखा जाएगा और उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जाएगी। ये भी एक इसका मकसद था। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, ये भी एक मकसद था। टाइमली रिसीट ऑफ रेवेन्यू, ये भी एक मकसद था। तो इसी को रखते हुए, सामने रखते हुए ये विद होल्डिंग की रिजिम जो है वो इनकम टैक्स लॉ में इंट्रोड्यूस हुई। अच्छा, इसमें वेरियस जो सेक्शंस हैं वो हम वन बाय वन देखेंगे। तो उसमें 148 से लेकर और 236 तक जो है वो सेक्शंस हैं। इसको हम वन बाय वन शॉर्टली जो है वो डिस्कस भी करेंगे और उसमें विद होल्डिंग नेचर, विद होल्डिंग की नेचर और चार्जेबिलिटी, इसको भी थोड़ा सा चार्जेबिलिटी वाले पॉइंट को भी थोड़ा सा डिस्कस करते जाएंगे हम साथ साथ। अच्छा, साथ ही जो 161
161 जो इससे रेलेवेंट है, यानी विद होल्डिंग से जो रेलेवेंट है सेक्शन 161/205 205 डिफ़ॉल्ट सरचार्ज 161 जो है वो विद होल्डिंग टैक्स के ऑडिट को डील करता है, ठीक है ना। विद होल्डिंग एजेंट जो है उनका ऑडिट, जो नोटिसेस होते हैं, शो कॉज होते हैं, जो ऑडिट कंडक्ट होता है वो अंडर सेक्शन 161 किया जाता है। तो 161 जो है वो सेक्शन जो है बहुत ही कॉमनली नोन और बहुत ज़्यादा इसमें नोटिसेस ऑल टैक्स पेयर एवरी ईयर के कंसेप्ट से ना इसको वो किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। तो इसमें जो 161 की जो प्रोविज़न है उसमें ये है कि अगर विद होल्डिंग एजेंट ने जो टैक्स काटना था वो जमा करवा दिया देन ओके। अगर वो टैक्स किसी वजह से ना काट सका या काट लिया जमा नहीं करवाया, दोनों सूरतों में विद होल्डिंग एजेंट जो है वो पर्सनली लायबल, कहा कि जी वो पर्सनली लायबल, अगर उसे नहीं काटा तो वो पर्सनली लायबल है, वो जमा करवाएगा इसका, ठीक है ना। तो उसमें फिर हमने देखा कि उसके बाद फिर वो जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज की प्रोविजंस हैं वो भी इंट्रोड्यूस हुई कि अगर उसने लेट जमा करवाया तो उस पर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी साथ में जमा करवाना पड़ेगा विद होल्डिंग एजेंट को। तो ये एक बहुत बड़ी कंसिक्वेंसेस है इन केस ऑफ नॉन डिडक्शन या नॉन कलेक्शन या नॉन पेमेंट की। अच्छा, साथ ही एक बहुत ही कॉमनली नॉन एक सेक्शन है इसी में 161(1)(b), उसमें ये कहता है कि विद होल्डिंग टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड डिडक्टेड बट हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड और व्हाट द सेड पर्सन मीन वाइल पेड नो रिकवरी शैल बी मेड फ्रॉम विद होल्डिंग एजेंट, ठीक है जी। तो ये भी एक यानी लिटिगेशन में और अपील्स में ये काफ़ी ज़्यादा ये सेक्शन यूज़ होता है, लेकिन उसको उस तरह से जो है ना वो इन्वोक डिपार्टमेंट की तरफ से उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो कम है, लेकिन हम इसको लाजमी वो करते हैं, इसको इन्वोक करते हैं कि अगर किसी वजह से विद होल्डिंग एजेंट टैक्स डिडक्ट नहीं कर सका और अगला बंदा जिसने टैक्स जमा, जो एक्चुअल जिसकी डिडक्शन होनी थी, उसने अगर मीनवाइल टैक्स जमा करवा दिया है, तो लॉ ये कहता है कि फिर जो विद होल्डिंग एजेंट की जो पर्सनल लाइबिलिटी की जो डिडक्शन है, वो जो लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन है अंडर द लॉ, वो उस सूरत में अराइज नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है, देर से अगर उसने पे किया, उसने पे करना था महीना पहले या साल पहले और वो पे कर रहा है आफ्टर 1 ईयर, तो जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है वो एज इट इज़ अपनी जगह कायम रहेगा। विद होल्डिंग एजेंट के ऊपर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज की प्रोविजन वो अपनी जगह रहेगी। इसमें हमने कुछ केस लॉज प्रेसिडेंट्स जो है वो देखे और यहाँ कोट किए। उसमें जो ऑडिट के हवाले से एक कुछ केस लॉज हमने देखे कि जी ऑल टैक्स पेयर, और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जैसे 122 में लिमिटेशन 6 साल की, इस 161 कोई लिमिटेशन को डील नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के भी कोई ऑर्डर हैं, उसमें भी उन्होंने कहा जी कि नो लिमिटेशन एट ऑल। लेकिन जो एक सेक्शन है 174 रिकॉर्ड कीपिंग के हवाले से, रिकॉर्ड कीपिंग बाय टैक्स पेयर, उसमें 6 साल दिया, उसमें 6 ईयर्स की जो प्रोविजन है उसका हम सहारा लेकर ये कहते हैं कि जी ये अगर 6 साल से अबव हो चुका है तो हम कहते हैं जी कि रिकॉर्ड जो है वो नहीं रखा, रिकॉर्ड रखने की जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो 6 ईयर्स है, जो नोटिस है वो आफ्टर 6 ईयर्स। तो इसलिए ये एक कोर्ट केस है, सेक्शन 174 हैज़ द रेलेवेंस फॉर द एक्शन अंडर सेक्शन 161। ये मैंने इसका रेफरेंस भी दिया है, इसको भी देखा जा सकता है। फिर कुछ टैक्स पेयर का 177 का जो ऑडिट है वो सिलेक्ट हुआ, अंडर कमिश्नर ने वो इन्वोक किया और सिलेक्ट किया, और साथ ही उस 177 सिलेक्शन ऑर्डर हुआ, ऑडिट हुआ, जो भी प्रोसीडिंग है चली और ऑर्डर हो गया। अब टैक्स पेयर का कहना है कि जी मैंने तो 177 का ऑडिट करवा लिया है, लिहाजा 161 का ऑडिट का शो कॉज नोटिस अगर आता है तो वो दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर मी। उसमें भी कहा कि प्रोसीडिंग अंडर 161 एंड 177 आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। और ये इसका केस लॉ का भी हवाला दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये
ऑर्डर है, तो उसमें दोनों प्रोविज़न इंडिपेंडेंट प्रोविजंस हैं। तो इसको हम एक दूसरे के साथ यानी वो लेकर सहारा के लिए, उसमें अगर ऑडिट हो चुका है तो इसमें नहीं होगा, इसमें हो चुका है उसमें नहीं होगा, दैट आर इंडिपेंडेंट प्रोविजंस। ये सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ ये ऑर्डर्स हैं लिमिटेशन के हवाले से, लेकिन वो 174 वाला भी सहारा लिया जा सकता है। और फेलियर टू पे टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड 161, 174 आर इंडिपेंडेंट विद सेल्फ गवर्निंग कॉलरीज एक्शन नॉट कॉन्टिजेंट अपॉन कंप्लायंस ऑफ प्री ऑडिट रिक्वायरमेंट, ये भी उसी से मिलता जुलता, ठीक है जी। और अगर फेलियर टू पे ऑब्लिगेशन ऑफ द कमिश्नर, हाँ जी, अगर विद होल्डिंग एजेंट पे नहीं कर सका, डिडक्ट नहीं कर सका और उस बंदे ने रेलेवेंट पे करवा दिया है, तो हमने डिस्कस कर लिया कि जी वो विद होल्डिंग एजेंट की जो ऑब्लिगेशन है वो उस तरह से अराइज नहीं होगी, लेकिन डिफ़ॉल्ट सरचार्ज अपनी जगह कायम रहेगा। लेकिन कोर्ट क्या कह रही है, एक कोर्ट केस में ये हुआ कि ऑब्लिगेशन ऑफ द कमिश्नर और टैक्स ऑफिसर अंडर सेक्शन 1B ऑफ सेक्शन 161 ऑफ द ऑर्डिनेंस, वो अपनी जगह कायम रहेगी कि कमिश्नर की ये ऑब्लिगेशन है कि वो इसको डिटरमिन करेगा कि उस बंदे ने जिसका टैक्स पार्टीज आइडेंटिफाई होंगी और जिस बंदे का टैक्स नहीं काटा गया उसने वाकई टैक्स जमा करवा दिया या नहीं करवाया। ये भी इस कोर्ट केस में डिस्कस किया है कि ये भी उसकी ऑब्लिगेशन है। दूसरी एक ऑब्लिगेशन अभी कुछ अर्सा पहले एक जजमेंट नज़र से गुजरी कि पार्टीज़ आइडेंटिफाई होंगी और जो टैक्स जमा होगा, विद होल्डिंग एजेंट अगर टैक्स जमा करवाता है तो इस तरह से जमा होगा कि दूसरी पार्टी जिसका टैक्स है वो उसको बेनिफिट उसका अवेल कर सके। ये भी एक जजमेंट रिसेंटली हमारी नज़र से गुजरी। नॉर्मली होता है कि 137 में डिमांडेड इनकम टैक्स में जमा करा दिया जाता है, तो डिमांडेड की बजाय आपने ऐसे जमा कराना है कि अगली पार्टी को भी उसका बेनिफिट अगर वो लेना चाहे तो ले सके। तो ये एक कोर्ट केस का ये हमने देखा। ये 161 के हवाले से कुछ बातें, ठीक है जी। और 165 के हवाले से अगर मैं बात करूं तो 165 डील करता है जी रिपोर्टिंग ऑफ जो आपने टैक्स कलेक्ट किया है, जमा कराया, उसकी रिपोर्टिंग के हवाले से। क्वार्टरली कहा कि जी क्वार्टरली रिपोर्टिंग जो है वो आपने स्टेटमेंट जमा करानी है और ये बताना है कि आपने किस टैक्स पेयर का कितना टैक्स जमा कराया। तो ये 4 क्वार्टर्स जो है वो हैं और 20th ऑफ ईच नेक्स्ट जो है ख़त्म होने के बाद वो ऑब्लिगेशन जो है वो अराइज होती है इसको ई फाइलिंग। फिर जो टैक्स जमा कराया उसको आपने क्रेडिट ले सकते हैं। अब नेचर ऑफ टैक्स पे डिपेंड करता है, एडवांस टैक्स है, मिनिमम टैक्स है या फाइनल टैक्स रिजिम में, जिस अकॉर्डिंगली जो नेचर है जिस विदहोल्डिंग की उसके मुताबिक फिर आप उसका क्रेडिट इनकम टैक्स रिटर्न में एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न वो ले सकते हैं। अच्छा, अब मैं सेक्शन वाइज की अगर बात करूं तो इंपोर्ट की स्टेज पे जो टैक्स है उसकी विद होल्डिंग होनी है बाय द, और वो जमा होना है कलेक्टर ऑफ कस्टम्स, ये कलेक्ट करेगा इंपोर्ट के ऊपर और जमा करवाएगा। तो उसमें इंपोर्ट ऑफ कमर्शियल गुड्स भी है, रॉ मटेरियल भी है और फिनिश गुड्स भी है। अच्छा, इसमें ये 148 में अगर मैं देखूं तो 148 में कुछ 3 तरह के 12 शेड्यूल इंट्रोड्यूस हुआ। ये कुछ अर्सा पहले तक ये ऐसा नहीं था, तो अब इन्होंने 12 शेड्यूल जो है वो इंट्रोड्यूस किया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, और उसमें वो किसी में गुड्स जो है वो डिफ़ाइन कर दी, उस पर कहा कि 1% ऑफ इंपोर्ट वैल्यू जो है वो आपका कलेक्शन होगी एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। और कुछ केसेस में कहा कि जी 2%, और साथ ही कमर्शियल इंपोर्टर को अलहदा कर दिया उसने। ठीक है जी, कमर्शियल इंपोर्टर की जो प्रोविजंस हैं, जो सीरियल नंबर 2 है उसमें 2% एनी अदर और 3.5% कमर्शियल इंपोर्टर के लिए ये इंट्रोड्यूस की गई। कौन सी गुड्स हैं? ऐसी गुड्स जो 12 शेड्यूल में फॉल करती हैं। ये शेड्यूल एक डिटेल शेड्यूल है, इसमें HS कोड वाइज जो है वो डिफ़ाइन की गई हैं गुड्स। और तीसरे के अंदर पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स क्लासिफाइड पार्ट 3 ऑफ 12 शेड्यूल, उसमें 5.5%, और जो कमर्शियल इंपोर्टर है
उसके लिए 6% की जो प्रोविज़न है वो इंट्रोड्यूस हुई। अच्छा, ये जो टैक्स कटेगा इसके अंदर वो क्या होगा, उसकी नेचर क्या होगी? वो नेचर होगा मिनिमम टैक्स कंसीडर होगा ऑन एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। वो किसके लिए होगा मिनिमम टैक्स? वो कमर्शियल इंपोर्टर और तमाम जो है वो इंपोर्ट करने वाले टैक्स पेयर, उनके लिए ये मिनिमम टैक्स जो है वो कंसीडर होगा, एक्सेप्ट फॉर एडजस्टेबल। किसके लिए होगा? एडजस्टेबल होगा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर हिज ओन यूज़। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन वो हमने दी हुई, वो लॉ में एक डेफिनेशन है उसमें अलहदा दी हुई। तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए ये एडजस्टेबल है और फॉर ओन यूज़, और बाकियों सब के लिए ये मिनिमम है। अच्छा, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में भी ये कुछ 4 सेक्टर अलहदा कर दी है उसने, एडिबल ऑयल, पैकिंग मटेरियल, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक। इसके लिए भी कहता है कि वो ये मिनिमम टैक्स ही कंसीडर होगा रादर दैन एडजस्टेबल, ठीक है ना। तो इसकी ये प्रोविज़न। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये नीचे मैंने इसके दिया है, इसमें प्रोवाइज़ो जो है ना वो इंट्रोड्यूस किया गया है। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर कवर्ड अंडर रिसाइंडेड SRO 1125, बहुत मशहूर SRO था, एप्लीकेबल टिल 30 जून 2019। इसके बाद से ये रिसाइंड हो गया। ये सारा टेक्सटाइल और 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को डील करता है। अच्छा, अब ये कहा गया वो SRO तो रिसाइंड हो गया, लेकिन कहता है कि जो उस SRO में फॉल करते थे सेक्टर, उसके लिए जो इंपोर्ट है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स कवर्ड अंडर रिसाइंडेड SRO 1125 2011 डेटेड 31 दिसंबर 2011 एज स्टूड इन 28 2019 ऑन इंपोर्ट ऑफ आइटम्स कवर्ड अंडर F1 मेंशनड SRO शैल बी 1%। जो इस सेक्टर के से बिलोंग करते थे 1125 में, जो आज भी बिलोंग करते हैं, और गुड्स भी कवर्ड जो उस SRO में थी, वो अगर इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या होगा? ऊपर वाला जो टेबल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि उसके लिए स्टेट स्टैंडर्ड रेट 1%। ठीक है जी? नहीं, देखिए वो फिर उधर आ गई ना एडजस्टमेंट कि जी अगर तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है तो उसके लिए तो एडजस्टेबल है, ठीक है, और बाकी अगर कोई है तो उसके लिए ये कहा जाता है कि जी वो मिनिमम है। लेकिन हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिकली थोड़ा सा आप इसमें थोड़ी सी बात कर लें कि मुख्तलिफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये नोटिस आ रहे हैं जी कि उन्होंने रॉ मटेरियल विस्कोस या कॉटन इंपोर्ट की, और इंपोर्ट करने के बाद कुछ तो ऑन यूज़ की, कुछ उन्होंने किसी भी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी की वजह से या किसी वजह से आगे अपनी किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़रोख्त कर दी। तो क्या वो कमर्शियल इंपोर्टर ट्रीट होगा? ऑफिसर का कहना है कि वो कमर्शियल इंपोर्टर है SRO 1125 वाला, मैन्युफैक्चरर भी है, ठीक है ना, लेकिन उसने किया क्या कि खुद इंपोर्ट की अपने इस्तेमाल के लिए, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सका किसी वजह से। उसे आगे किसी भी टेक्सटाइल सेक्टर को ही बेचेगा ना, कॉटन किसी और को तो नहीं बेचेगा। तो टेक्सटाइल को ही बेची उसने और कहा कि जो है ये मेरे किसी वजह से मैं इस्तेमाल नहीं कर सका, इंपोर्ट तो मैंने की। अब ऑफिसर का कहना है कि वो कमर्शियल इंपोर्टर क्लॉज 3 में फॉल करेगा, ठीक है ना, उस पर कमर्शियल इंपोर्टर वाले रेट लगने चाहिए थे और मिनिमम में चले जाना चाहिए था, ठीक है ना। तो हमारा उसमें राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हम कहते हैं कि ये एक स्टैंड अलोन प्रोविज़न है और सेपरेट प्रोविज़न, ठीक है ना, और ये मैन्युफैक्चरर सिर्फ मैन्युफैक्चरर की बात कर रही है, फॉर ओन यूज़, और उसकी बात नहीं कर रही। तो लिहाजा अगर किसी ने इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने इंपोर्ट करके अगर आगे भी बेचा है तो उसको क्लॉज 3 में सीरियल नंबर 3 के अंदर वो हम फॉल नहीं करवा सकते, क्योंकि वो एक मैन्युफैक्चरिंग है और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, ठीक है ना। उसकी एक सेपरेट प्रोविज़न जो है वो 148 में फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है, लिहाजा उसको कमर्शियल इंपोर्टर किसी सूरत भी ट्रीट नहीं किया जा सकता, वो एडजस्टेबल ही रहेगी और उस पर जो एप्लीकेबल रेट है वो 1% ही है। 148(7) की वो जो
जी 148 फॉर ऑन यूज़ है ना, उधर है ना, हाँ जी वहाँ है ना 148 फॉर ऑन यूज़, यहाँ कहीं उसने कोई ऑन यूज़ की बात नहीं की फर्स्ट शेड्यूल में। तो हम एक बेनिफिशियल जो है वो इंटरप्रिटेशन जो है टैक्स पेयर के हवाले से वो बात करते हैं कि सेक्शन में तो है ऑन यूज़, लेकिन यहाँ सिर्फ मैन्युफैक्चरर, तो इसलिए हम कहते हैं कि हम उसको उसमें नहीं कर सकते। लेकिन लेट सी के क्या होता है, लेकिन ये हमारी अपनी इंटरप्रिटेशन है। उस्मान भाई थोड़ा सा ऐसे कि जो सवाल आपको आए तो आप थोड़ा सा रिपीट कर दिया करें ताकि जो हमारी ऑडियंस हमें देखती है जी उनको पता हो कि आप किस बात का आंसर कर रहे हैं। जी ठीक हमें वहाँ से आया कि आपकी सवाल हमें नहीं पता होता, जवाब सुन रहे हो। जी ठीक है ठीक है ठीक है जी, यहाँ तक हम जो है वो चलते हैं इससे आगे। 148 की हमने एक डिस्कशन की, और 148 में फिर को एक दो और भी क्लॉजेज हैं फार्मास्यूटिकल के हवाले से, तो वो अगर अप्लाई होती हैं तो वो स्पेसिफ़िक जो है वो 4% की क्लॉज है फार्मास्यूटिकल के लिए, तो वो अप्लाई हो जाएगी। सैलरी की अगर मैं बात करूँ 149, ठीक है जी, हर एम्प्लॉयर ने वो डिडक्ट करनी है टैक्सेबल सैलरी। आपको पता है एग्जाम्पशन लिमिट 6 लाख सालाना, 6 लाख से ऊपर कोई होगी तो उसने डिडक्शन करनी है, वो करेगा। उसमें स्लैब रेट दिए गए हैं, वो उसमें फॉल करेंगे। एक जो बेनिफिशियल जो इसमें अरेंजमेंट होता है एम्प्लॉयर की जानिब से, वो एक 10% मेडिकल अलाउंस का होता है, ठीक है जी, जो सेकंड शेड्यूल में दिया गया है। वो अगर वो कहता है कि उसके अगर एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में अगर शामिल है 10%, तो वो उसको 10% मेडिकल अलाउंस की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, इर्रिस्पेक्टिव कि उसने पेमेंट की है या नहीं की। ये यहाँ तो नहीं लिखा, मैं खुद उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो लोग लेते हैं, एक उसकी बेनिफिशियल अरेंजमेंट वो होती है, को अगर लेना चाहे तो ले सकता है। लेकिन उसमें फिर कोई अगर एक्चुअल मेडिकल के एक्सपेंसेस हैं तो वो उसमें फिर फॉल नहीं करेंगे, ठीक है ना। कोई एक ही ले सकते हैं आप उसके लिए एग्जेम्पशन। अच्छा, उसमें एक दूसरी जो बेनिफिशियल अरेंजमेंट है वो ये बताई गई कि जी अगर उसने एम्प्लॉई ने कोई अगर एडवांस टैक्स पे किया है ड्यूरिंग द ईयर 236 के, कोई प्लॉट खरीदी, कोई घर खरीदा, उस पर 236 के का टैक्स लगा, तो वो क्या करे, वो उसमें से करवा सकता है अपनी डिडक्शन। कहा कि जी उसको अगर वो कोई पेमेंट के एविडेंसेस देता है तो एम्प्लॉयर उसको लेकर उसका क्रेडिट उसको दे सकता है, जो सैलरी की जो डिडक्शन है उसमें से उसको क्रेडिट उसका मिल सकता है, ऑन सब्जेक्ट टू कंडीशन के उसकी वो प्रॉपर CPR इन द नेम ऑफ दैट बेनिफिशियरी वो अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड हो। को क्रेडिट की बात की 61, 63 दो क्रेडिट कहने लगा, अगर हैं यस हैं, उसमें भी दी जा सकते हैं। टैक्स क्रेडिट की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना जी। टैक्स क्रेडिट की एक पेंशन बेनिफिट अकाउंट है और एक और है 61, 63, उसमें ये बात सालाना जो, और फिर जो एम्प्लॉई है वो उसको एनुअल रिटर्न में उसको अकॉर्डिंगली क्लेम कर सकता है, या जो टैक्स क्रेडिट है उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है ना जी। तो ये 149 के, इसकी भी फाइलिंग है, इसकी भी सालाना जो है वो एम्प्लॉयर जो काटेगा उसकी सालाना फाइलिंग जो है वो करेगा, ठीक है जी। साल में एक दफ़ा, वो तो क्वार्टरली कर रहे हैं हम, जो बाकी है 165 वाली, इसमें सालाना एक दफ़ा। उसकी तो है विद इन 20 डेज़, यानी क्वार्टर ख़त्म होने के 20 दिन उसकी ऑब्लिगेशन है। ये मेरे ख्याल 1 महीना है या एक महीना है, 1 महीना है मेरे ख्याल। डिविडेंड के हवाले से जनरल जो है डिविडेंड वो 15% कोई म्यूचुअल फंड्स पे है। IPPs को स्पेशल, IPPs के लिए कोई स्पेशल है, कोई 7.5% का रिड्यूस जो है ना वो की गई कि अगर वो करेंगे डिविडेंड डिक्लेयर तो उस पर विद होल्डिंग 7.5 होगी। और इसी तरह अब मैं बात करूं 151 और 7B की, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाला सेक्शन। तो इसकी अगर मैं बात करूं, और साथ में इसकी एक सेकंड शेड्यूल की क्लॉज है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, उसकी भी थोड़ी सी बात कर रहे हैं। 151 इंडिविजुअल AOP दोनों के लिए अप टू 5 मिलियन, ये क्या है जी, मिनिमम है
या उसके और ओवर एंड अबव उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। बैंकों ने काटना है और जमा करा देना है। ओवर एंड अबव 5 मिलियन वो नॉर्मल टैक्स रिजिम में चला जाएगा और उस पर नॉर्मल टैक्स के जो स्लैब्स हैं वो लग जाएंगे और वो ऐड हो जाएगा आपकी बाकी इनकम के साथ, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन है। 5 मिलियन से थोड़ा सा भी ऊपर गया तो ये आपका पूरे का पूरा जो रिजिम है वो निकल के मिनिमम से निकल के क्या हो जाएगी, नॉर्मल उसमें चली जाएगी। और 5 मिलियन तक ये जो है वो कि उसकी रेट है 20%, पहले 15 था, बहुत अरसे 15 चलता रहा। अब जो है वो रेट है 20% इस साल से 20%। नॉन ATL वो डबल यानी 40% वो हो जाएगा। और इंडिविजुअल AOP के लिए अबव 5 मिलियन NTR। कंपनी के लिए इन एनी केस कोई 5 मिलियन की शर्त नहीं, ठीक है जी। वो कंपनी के केस, कंपनी अगर रिसिपिएंट है प्रॉफिट ऑन डेट की तो वो फ्रॉम द स्टार्ट जो है वो नॉर्मल टैक्स रिजिम में ही चली जाएगी और ये उसका एडजस्टेबल हो जाएगा, ठीक है जी। अब बहबूद सेविंग की मैं बात करूं तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इन हैं, ये नेशनल सेविंग के हवाले से अक्सर ही क्लाइंट्स के ये आ रहे होते हैं, तो उसमें इसकी विद होल्डिंग नहीं होती, नो विद होल्डिंग एट ऑल बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स। उसका क्या है, उसका तरीक़ाकार सेकंड शेड्यूल में वो डिफाइन किया। उसमें कहा कि जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न हम उसमें उसकी टैक्सेशन करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, कितनी करेंगे, जैसे नॉर्मल है वो कहा नहीं। उसके लिए जो मैक्सिमम कैप है वो 5%। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स इन इनकम टैक्स रिटर्न मैक्सिमम 5%, नॉट मोर देन दैट। ये पहले 10 थी, 10 से फिर ये मेरे ख्याल 2022 तक 10 रही, इसके बाद से फिर वो 10 से कम करके 5 कर दी गई। तो अब जो बहबूद वाले हैं वो इसमें वो जो अपनी नॉर्मल स्लैब में जो 6 लाख तक की एग्जेम्पशन की लिमिट है उसको भी अवेल करते हैं। यानी उसकी अगर कोई बिजनेस इनकम नहीं है या और कोई इनकम नहीं है, सिर्फ बहबूद सेविंग है 7 लाख है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो 6 लाख तक तो वो एग्जेम्पशन अवेल कर लेगा और ओवर एंड अबव उसकी टैक्सेशन हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम अप टू 5% वाला उस पर नॉर्मल स्लैब वो नहीं लगेगी। लोकल जो है बैंक से देखिए, फॉरेन सोर्स इनकम जो है ना वो फिर मुख्तलिफ हो जाती है ना। फॉरेन सोर्स क्या है, रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स है, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है। नहीं, फॉरेन सोर्स देखें पहले तो आप डिटरमिन करें ना। हाँ, फॉरेन सोर्स अगर तो रेजिडेंट की है ना तो फिर तो यही अच्छा। नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम तो वैसे ही एग्जाम में होती टैक्सेशन नहीं आती। ये कोई सेकंड शेड्यूल की शायद क्लास होगी, तो ये ऑर्डिनेंस में तो नहीं है, तो इसको अच्छा। नॉन रेजिडेंट की तो देखें ना कि नॉन रेजिडेंट है और फॉरेन सोर्स है, वो तो सीधी बात है। तो उसमें नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम तो पाकिस्तान में टैक्स नहीं होगी। प्रॉफिट ऑन डेट फॉरेन सोर्स से बैंक में डिपॉजिट करें और उस पे जो आपको प्रॉफिट आया उस पे टैक्स। अच्छा, टैक्स पेयर का स्टेटस नॉन रेजिडेंट चाहे रेजिडेंट ही है, उसकी फॉरेन सोर्स भी तो वो तो फॉरेन सोर्स से उसने वो किया ना, पैसे वहाँ से रिमिटेंस के थ्रू भेजे ना, रिमिटेंस के थ्रू भेजे, अकाउंट खोला बस। अच्छा सोर्स फॉरेन है। अच्छा, वो कुछ सेकंड शेड्यूल की क्लॉज होगी। तो नॉर्मली ये जो विद इन पाकिस्तान है वो यही है इसकी टैक्सेशन। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं
नॉन रेजिडेंट जो है वो की विद होल्डिंग प्रोविजंस और पेमेंट मेड टू द नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और कंपनीज बाय द रेजिडेंट पर्सन, तो उसने अगर रॉयल्टीज़ में है तो 15%, टेक्निकल सर्विस है 15, एनी अदर केस 10%। नॉन रेजिडेंट को अगर पेमेंट करनी है और है रेजिडेंट पर्सन जिसने पेमेंट जो कर रहा है, रिसिपिएंट नॉन रेजिडेंट है, और ये जो केसेस हैं रॉयल्टीज़ है, टेक्निकल सर्विस है, उस केस में 15% है, और अदर देन दैट वो 10% है। रॉयल्टी और टेक्निकल पर्सन इसके लिए स्पेशल 15% की क्लॉज दी गई। अच्छा, 153 गुड्स सर्विसेज और कॉन्ट्रेक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, ये भी एक बहुत बड़ा यानी सोर्स ऑफ कलेक्शन डिडक्शन ऑफ टैक्स है। उसमें 153 गुड्स में सर्विसेज और कॉन्ट्रेक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क ये इसमें डील करता है। साथ ही इसकी कुछ क्लॉजेस भी हैं। क्लॉजेस जो है वो रिड्यूस रेट की, फर्स्ट शेड्यूल की कुछ क्लॉजेज हैं, कुछ सेकंड शेड्यूल की हैं, तो ये हम इसको देखते हैं। कुछ SROs में भी हैं। अगर मैं बात करूं सेल ऑफ राइस, कॉटन सीड और एडिबल ऑयल 1.5%, ATL नॉन ATL 3%। अच्छा अगर यहाँ कहीं भी कॉटन सीड को तो डिस्कस किया, कॉटन को नहीं डील किया। रॉ कॉटन का कहीं इधर फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइंड नहीं है। वो एक बहुत पुराना एक SRO है 1991 का गालबन, वो आज भी इन फील्ड है। उसके तहत जो कॉटन, रॉ कॉटन की जो लोकल जो सेल परचेज है वो 1% में वो फॉल करती है। ये मैंने नीचे दिया हुआ है इसको, रेलिवेंट SRO का रेफरेंस क्योंकि बहुत पुराना है मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन आज भी वो एप्लीकेबल है। और इसके अलावा बाकी जो क्लॉजेज हैं, सेल ऑफ सिगरेट डिस्ट्रीब्यूटर्स 2.5, फार्मा 1%, और FMCG 24C, ये बहुत ज़्यादा अक्सर ही क्लाइंट इसमें होते हैं, फर्टिलाइज़र FMCG में। तो अभी उसका भी जो विद होल्डिंग है वो 0.25। अच्छा, इसकी जो 113 में चार्जेबिलिटी है FMCG की, वो भी 0.25। एक क्लाइंट को नोटिस आया कि जी उसने आपने ये इसकी 1.5% या 1.25 लगना चाहिए था, तो हमने उसे कहा जी कि ये तो है ही FMCG। तो FMCG में फिर उनको जस्टिफाई करवाया कि वाकई ये FMCG की डेफिनेशन में फॉल करता है, तो फिर उन्होंने उसकी जो चार्जेबिलिटी है वो 0.25 पर की, और वो इस तरह से उसकी सेविंग जो है ना वो हुई। तो ये भी देखना पड़ता है कि वो FMCG में है डिस्ट्रीब्यूटर या जो इसने डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और रिटेलर। तो ये भी एक बहुत बड़ा यानी कि एक टेक्निकल पॉइंट हो सकता है हमारे क्लाइंट के लिए। और वैसे भी एक काफ़ी सारी जजमेंट्स भी मौजूद हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर अगर है तो उसका जो सेल्स रेवेन्यू है वो नहीं लिया जाएगा, बल्कि उसका जो मार्जिन है वो 113 के लिए लिया जाएगा। ये यानी चार्जेबिलिटी के हवाले से। अच्छा, बाकी इन एनी अदर गुड्स, टोल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कुछ लोग आर्गूमेंट करते हैं कि जी वो हमने क्योंकि रिड्यूस रेट कर दिया है तो इसीलिए इसके टर्नओवर पे लगेगा, और हमने ये सारी जो डिफरेंट RTOs में हमने ये मूवमेंट दी हैं क्योंकि आपको थोड़ा रिड्यूस रेट मतलब जी FMCG के लिए ना, वो कहते हैं कि जी आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको कह रहे हैं कि हमारा सिर्फ मार्जिन है जी, तो लेकिन इसके लिए आपका जो रिड्यूस रेट जो हम लगा रहे हैं 0.25 लगा रहे हैं जी, करें तो वो हम आपके इस टर्नओवर पे लगाएंगे, क्योंकि ये स्पेशल रेट है और ये इसमें इस चीज़ को टेक केयर कर लिया गया है कि जी क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल है तो जी वो देखिए वो आर्गूमेंट्स तो अपनी जगह है ना, डिपार्टमेंट के आर्गूमेंट्स। वैसे मैं आपको बताऊँ डिपार्टमेंट इसको नहीं वो कंसीडर नहीं कर रहा, बहुत सारे केसेस में नहीं करता, हालांकि उनको नहीं कर रहा। हालांकि वो दिखाते हैं, उनको बताया जाता है कि जी ये, हाँ जी, कि जी ये जो बंदा है ये डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर के केस में हाई कोर्ट का ये डिसीजन है, ये जजमेंट है। लेकिन वो कहते हैं जजमेंट्स अपनी जगह, हम तो लॉ पर वो करेंगे, और लॉ में लिखा हुआ है कि ये 1.25 है या 1.5 है तो हम उसी पर ही चलेंगे। लेकिन फिर उसको फिर अगर वो इसमें फॉल करता है FMCG में, मोस्टली होते भी FMCG में हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स काफ़ी सारे,
तो अगर आप उसको उस पर कर रहे हैं तो वो मान रहे हैं, FMCG वाली बात मानी जा रही है। इनका सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। फर्स्ट शेड्यूल में 113 के रेट दिए हुए हैं जी उसमें सबसे पहला रेट है कि जी स्टार्टर रेट 1.25 है जी जी मास वाई उन चीज़ों के जिनको रिड्यूस रेट पे उसी शेड्यूल के अंदर टेबल में दिया गया है। जी उस टेबल में FMCG सिगरेट मोटरसाइकिल से और फर्टिलाइजर 0.25 है। जी तो 0.25 जो है वो बेसिकली सरकारी सवाल है कि बीइंग ए डिस्ट्रीब्यूटर मैंने सेल परचेज की है, मैं अपने मार्जिन पर मैं 0.25 देना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा रेट भी 0.25 है जी लेकिन डिपार्टमेंट कहता है कि आपको 1.25 से पहले ही रिड्यूस 1.25 पे ले आए हैं तो इसका मतलब है कि हम आपको मुकम्मल आपका टर्नओवर है उस पर जी। 0.25 लगाएंगे। अगर आपने मार्जिन पे देना है जी। फिर आप इस कैटेगरी से बाहर निकले 1.25 पे आया और 1.25 अपने मार्जिन पे देंगे। हाँ जी, फिर वो उस मार्जिन पे, लेकिन वो भी देखें हम तो कहते हैं कि उसको भी मार्जिन पे आओ और हमें उससे निकालो। मार्जिन पे हम 0.25 दे रहे हैं। मार्जिन पे हम मोटरसाइकिल डीलर है सारे इसी तरह 0.25 दे रहे हैं अपने मार्जिन 0.25 मार्जिन पे दे रहे हैं क्योंकि वो हाई कोर्ट की जजमेंट है। नहीं ये रेट है सर फर्स्ट रेट में भी है, रेट में भी नहीं है। रेट में भी यही है, ठीक है ना, और जजमेंट भी यही है कि जनाब आला उस जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका सिर्फ मार्जिन ही उसका रेवेन्यू टर्नओवर कंसीडर होगा, ठीक है ना, वो है जजमेंट है, ठीक है ना। तो उसको वहाँ से अगर करवा लें तो डिपार्टमेंट को अगर मान जाए तो ठीक है, मेरा नहीं ख्याल के को मान रहा है अभी नहीं। अच्छा, मेरे केस में हुआ ऐसा कि मैंने ये भी दी उसको जजमेंट और साथ में कहा कि ये है FMCG, तो वो नहीं माना बात हमारी, लेकिन वो FMCG वाली बात मान के उसने वो जो मेरी चार्जेबिलिटी है टोटल पे पूरे टर्नओवर पे 0.25 करके मैंने कहा कर दो, ठीक है। उसकी उतनी विद होल्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल थी तो उसको करके वो नेट किया तो वो तो ठीक है ना जी, समझ गए ना मेरी बात। तो ये फ़र्क यहाँ बात FMCG की आई 0.25 की, तो मैंने चार्जेबिलिटी भी उसमें आप डिस्कस कर ली यहाँ, ठीक है जी। बाकी टोल मैन्युफैक्चरिंग अदर देन इंडिविजुअल AOP 5.5 और टोल मैन्युफैक्चरिंग 11%। हम जैसे लोग जो है वो सर्विसेज में फॉल करते हैं, वो नीचे 153(1)(b) में आएंगे। अच्छा, सप्लाईज ये बड़ी इम्पॉर्टेंट क्लॉज है, क्लॉज 45A ऑफ सेकेंड शेड्यूल, टेक्सटाइल सेक्टर को डील करती है। ऐसा टेक्सटाइल सेक्टर से मुराद मेरी SRO 1125 वाले जो 5 सेक्टर हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, इसको ये क्लॉज डील करती है। इसमें लोगों ने इसका फ़ायदा 1% जो है ना, जो भी इनको सर्विसेज देगा या गुड्स देगा, क्या कितना 1%। 2021 में फाइनेंस एक्ट में एक ये एक्सप्लेनेशन ऐड हुई कि जी ये जो बेनिफिशियल क्लॉज है ये सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है जो विद इन दी सेक्टर जो है वो करेगा, यानी टेक्सटाइल अदर सर्विस प्रोवाइडर या गुड्स की जो सप्लाई है वो भी टेक्सटाइल। बाहर का बंदा अगर सर्विसेज टेक्सटाइल सेक्टर को दे रहा है तो वो कहा कि जी वो इसके अंदर शामिल नहीं है। वो एक्सप्लेनेशन ऐड करके इस क्लॉज के अंदर इसको लिमिट कर दिया गया सिर्फ विद इन, यानी इन दीज सेक्टर की जो ट्रांजैक्शंस हैं सर्विसेज की, गुड्स की, उसकी हद तक। तो बहरहाल कुछ अब तो कोई भी उसका जो है ना वो बेनिफिट जो है वो नहीं देने को तैयार टेक्सटाइल सेक्टर वाले, लेकिन आपस में अगर इनकी कोई ट्रांजैक्शंस हैं तो उसमें ये 1% की क्लॉज मौजूद है। सेल्स एंड सप्लाईज बाय टैक्स पेयर इन फॉलोइंग सेक्टर टेक्सटाइल आर्टिकल देयर ऑफ कॉर्पोरेट्स, ये वही SRO 1125 वाले जो सेक्टर है 1% और अदर देन दीज 2%। इसी में ही ये 45 लोकल सप्लाई ऑफ ट्रेडर्स ऑफ यार्न ऑफ अबव मेंशन वो 0.25% की जो भी है। अच्छा, इसमें ये क्लॉज ये जो एग्जेम्पशन की जो लिमिट है ये हम 161 के ऑडिट में अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 75,000 तक सालाना एक सप्लायर, 75 गुड्स की, 30,000 सर्विसेज की, 75,000 उसकी, ठीक है जी। ये अफसोस की बात देखें ये है 2018 में ये क्लॉज ऐड की गई, मैंने उस वक़्त भी आवाज़ उठाई, बाद में भी उठाई, किसी ने वो नहीं क्या कि यार उसको आप रेट को तो इंक्रीज़ कर रहे हो, इस एग्जेम्पशन का क्या इन्फ्लेशन पे असर नहीं पड़ता, क्या इसको इंक्रीज़ नहीं करना बनता। 2018 में इंक्रीज़ की, उसके बाद आज 2025-26 नो इंक्रीज़ एट ऑल,
तो ये मेरी होगी कि इसको टैक्स बार के फॉरम से टेकअप किया जाए। ये इन्फ्लेशनरी फैक्टर अगर विद होल्डिंग के लिए हैं, चार्जेबिलिटी के लिए हैं, तो टैक्स पेयर का जहाँ को है मामला वहाँ क्यों नहीं है, इसको भी देखा इसको देख लेते हैं। इसमें सर थोड़ा सा एक और बात भी ऐड करते हैं जी। अगर 75,000 एक रुपये हो जाएगा तो फिर 1 रुपये में टैक्स कट होगा ना, पिछला 75,000 भी काटना नहीं। वो देखें वो तो फिर लॉ की प्रॉब्लम बताए सर, देखे नहीं सर लॉ क्या कहता है। वो तो फिर पूरा ही वो कहता है ना कि लॉ में कहीं वो डिफाइन नहीं करता कि जी 75,000 तक एग्जाम्प्ट होगी, उससे ऊपर वाला जो है वो टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। 75,000 से पिछली ट्रांजैक्शन जो हो गई है जी वो भी अब मैंने वेंडर से उसका भी थोड़े टैक्स काटा है, जी जी क्लियर हो गई बिल्कुल। अब 75,000 तक वो नहीं थी, मेरी कई दफ़ा ऐसा हुआ कि 30,000 तक नहीं है, ठीक है जी। आखिर में जाके वो 30 से 50 हो गई ऐसा, तो मैं कहा जी हम तो वो पिछले वाले पे भी काटेंगे। SBR हमें कहेगा जी ये तो 30,000 तक की थी, उससे ऊपर वाले की तो नहीं है। तो वकीलों के साथ भी जाती है जी वो भी हो रही है वकीलों के साथ, ये हम भी वकीलों के साथ ही भाई हैं, ठीक है ना जी। तो इसको भी देखा जाए, ठीक है जी। अच्छा 153(1)(b वही उसी तरह जी IT सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज और IT एनेबल, ये लोकल वाली है जी। IT एनेबल्ड सर्विसेज लोकल वाली, एक 154A वाली भी हैं IT एनेबल्ड सर्विसेज, वो मुख्तलिफ है एक्सपोर्ट के लिए जी, ठीक है जी। अच्छा 100 ये यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि 153 में जो विद होल्डिंग एजेंट हैं, उनकी विद होल्डिंग एजेंट कौन कौन से हैं 153 में, उसकी एक अलग लिस्ट है। उस 153 में प्रिस्क्राइब पर्सन अलग डिफाइन की गई, ठीक है जी। हर सेक्शन में 153 में अलहदा है और 151 में प्रॉफिट ऑन डेट वाले में अलहदा है, रेंट वाले में अलहदा है, ठीक है ना। किसने कौन विद होल्डिंग एजेंट है, किसने काटना है, तो वो हमें उस रेलिवेंट सेक्शन में जो है ना वो देखना है कि ये बंदा वाकई विद होल्डिंग एजेंट हम हैं या नहीं है। जैसे 153 की मैं अभी बात करूं, ये 4-5 साल पहले का शबद रैली साहब का ज़माना था, उसमें ये जो है सेल टैक्स में पहले था ऑल सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन, फिर ऑल सेल टैक्स रजिस्टर्ड में ब्रैकेट में डाल दिया अप टू 100 मिलियन, एक्सीडिंग 100 मिलियन से जो जिसका रेवेन्यू अबव होगा जो है ना वो विद होल्डिंग एजेंट बनेगा, उससे नीचे वाले नहीं होंगे। वो भी वहीं खड़ी हुई है जी क्लॉज, 100 से ऊपर नहीं गई, फिर उसके लिए भी कोशिश की जाए। तो इस तरह जो विद होल्डिंग एजेंट की डेफिनेशंस हैं, ये आपने रेलिवेंट सेक्शन में जाके देखनी है कि कौन विद होल्डिंग एजेंट है। ट्रांसपोर्ट वाले ये 1% 2% से शुरू हुए थे, आज 6% पर हैं, और नॉन ATL वाले 12% पर हैं, और इसी तरह कंपनी इंडिविजुअल AOP सर्विस प्रोवाइडर, मैं आप जैसे वकला 15% हमारा जो है वो कट जाता है, और इसी तरह स्टिचिंग और सर्विसेज प्रोवाइडेड, ये 45A की जो क्लॉज है वो 1% वही फॉल कर रही है, ठीक है जी। नो विद होल्डिंग टैक्स 30,000 तक इन एग्रीगेट इन 1 फाइनेंशियल ईयर, वो जैसे वो उधर 75 इधर 30। 153(1)(c, अच्छा इसकी जो नेचर है वो मुख्तलिफ के लिए, ये तमाम के लिए ये मिनिमम जो है ना वो है, मिनिमम टैक्स की जो इसकी नेचर है। अच्छा गुड्स के लिए मैं नेचर एक्सप्लेन करने में रह गया, ये जो गुड्स के लिए है वो एडजस्टेबल फॉर लिस्टेड कंपनीज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना जी। ये गुड्स वाली जितनी भी क्लॉजेस हैं वो तमाम की तमाम एडजस्टेबल एडवांस टैक्स किसके लिए है, मैन्युफैक्चरिंग और लिस्टेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड भी फॉल नहीं करती, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग भी, सिर्फ उसने लिस्टेड को लिया और उसको कहा उसके लिए एडजस्टेबल, बाकी के लिए क्योंकि मेरा ख्याल है कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक ज़्यादा वेल रेगुलेटेड है, तो उसने उसको एडजस्टेबल कर दिया, बाकी के लिए मिनिमम है इंडिविजुअल। इसी तरह ये एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी ये लिस्टेड कंपनीज के लिए एडवांस है 7.5%, बाकी सब के लिए मिनिमम है। और एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूं 154 के लिए, तो वो हम जानते हैं काफ़ी सेशन भी लास्ट टाइम भी हुए थे, 1% मिनिमम 1% एडवांस, तो ये 2% कर दिया गया था आज से कोई 2024 फाइनेंस एक्ट के ज़रिए से, और वो रेजिम सारी FTR वाली
वापस होके NTR में चली गई थी। तो ये डिडक्शन करेगा बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। 154A काफ़ी ज़्यादा आजकल जो है वो इन है ये सेक्शन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है जी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में जो IT सर्विसेज, IT इनेबल्ड सर्विसेज, इसकी अगर मैं विद होल्डिंग की बात करूं तो ड्यूली रजिस्टर्ड विद सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। ठीक है जी, ये नहीं है कि कोई भी IT सर्विसेज रजिस्टर होगा उसके लिए जो विद होल्डिंग है वो 0.25 2024 से लेके 26 तक, अब 26 में एंड हो रहा है, पता नहीं क्या होता है आगे देखना होगा। तो ये 0.25% उसके लिए जो कंडीशन, और इसके अलावा अगर कोई है तो वो 1% ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन फुलफिल होना लाजमी, रिटर्न फाइल कर रहा हो इनकम टैक्स की, सेल टैक्स में रजिस्टर हो और उसकी भी रिटर्न फाइल कर रहा हो, विद होल्डिंग की भी रिटर्न फाइल कर रहा हो, तो फिर ये रिड्यूस रेट अवेल कर सकता है, ये कंडीशंस अवेल कर सकता है। और ये कंडीशंस जो हैं वो IT सर्विसेज, IT इनेबल्ड सर्विसेज ड्यूली रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड वाले के ऊपर फॉल नहीं करती ये 3 कंडीशंस। रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी ये पिछले कुछ अरसे में ये जो है वो पहले सेपरेट ब्लॉक होता था, अब कुछ अरसे से ये इंडिविजुअल AOP सब के लिए ये NTR में फॉल करता है। नॉर्मल टैक्स रेट में चार्जेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, विद होल्डिंग इसकी एज़ पर जो शेड्यूल दिया गया है कंपनी के लिए 15% स्टेट, और इंडिविजुअल AOP के लिए वो ग्रेजुअल उसके लिए स्लैब दे दी गई है कि जो जिस स्लैब में फॉल करता है उतनी ही वो विद होल्डिंग भी करेगा। ठीक है ना जी, 5 से लेके 25 तक की जो स्लैब है वो दी गई है। प्रिस्क्राइब पर्सन इसमें अलहदा से डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन एक यानी ये नॉर्मल रूटीन से हट के जो बात है वो इंडिविजुअल और AOP भी प्रिस्क्राइब पर्सन में जिसका किराया 15 लाख है, ये भी लिमिट, जहाँ लिमिट लगा देते हैं उसको रिवाइज़ नहीं किया जाता। अपने रेट्स जो है वो रिवाइज़ फ्रीक्वेंटली होते हैं विद होल्डिंग के, चार्जेबिलिटी के ये नहीं होते। 15 लाख तक जिसका रेंट है वो इंडिविजुअल दे रहा है या AOP दे रही है, वो भी जो है वो विद होल्डिंग एजेंट बन जाएगा। ये एक इसमें एक यानी कि नॉर्मल रूटीन से थोड़ी सी हट के बाद टैक्स जो है ये एडजस्टेबल है जी। 15 लाख वो एक लैंडलॉर्ड को दे रहा है, या हो सकता है वो 15 लैंडलॉर्ड्स को 1-1 लाख दे रहा हो, तो वो कहेंगे कि हमारा तो टैक्स वैसे ही नहीं बनता साल में। ये मेरा ख्याल है कि वो जो 15 लाख की जो लिमिट है ये एक की है, अलग-अलग देखेगा टेनेंट। अगर किसी के 20 टेनेंट्स हैं और जी 20 लाख जी जी पे कर रहा हूँ मैं, जी, लेकिन वो 20 लोग हैं जी, और जब मैं उन 20 लोगों को कहता हूँ कि भाई मुझे टैक्स दो, तो वो मुझे कहते हैं कि आप प्रॉपर्टी खाली कर दो जी, क्योंकि हम तो वैसे ही लिमिट में नहीं आते प्रॉपर्टी इनकम। हाँ जी, हाँ जी, वो अलग-अलग इसमें जो इंटरप्रिटेशन मुझे जो लग रहा है वो अलग-अलग वो देखा जाएगा हर टेनेंट को कि जी वो उस लिमिट 15 लाख वाली के अंदर है या नहीं है। नहीं, उस मामले में मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ना 15 लाख अगर मैं पे कर रहा हूँ ना जी, वो एजेंट में बन गया, लेकिन अब सामने वाले की मैंने देखना है कि एनुअल इनकम 3 लाख वाली 155 वाली है या नहीं है। अगर उससे कम हुई तो मैं नहीं काटूंगा, उससे ऊपर हुई तो फिर काटूंगा। मैं एजेंट बन जाऊंगा अगर मैं 15 लाख सालाना रेंट एक्सपेंस इनकर करता हूँ। एक्सपेंस के अगर हवाले से बात की जाए तो ये भी हो सकता है कि वो एजेंट जो है वो बन जाता हूँ, आगे शेयर होल्डर ही बहुत ज़्यादा है, हाँ जी, फिर उनका नहीं काटूंगा, एजेंट में फिर भी बन जाऊंगा। इसमें कंफ्यूजन है कि अब एक प्रॉपर्टी अगर 15 लाख से ऊपर जा रही है फिर तो क्लियर है। हाँ जी, फिर तो क्लियर है, 4 प्रॉपर्टीज हैं, उनको कैसे हाँ जी, 6 लाख रुपए है जी, या 5-5 लाख है, तो वो कंफ्यूजन है। तो वो कन्फ्यूजन है। और उसमें फिर वो स्लैब कौन सी, हर एक के लिए अलग-अलग स्लैब होगी, नहीं वो तो देखे ना क्या होगा उसके लिए, पाबंदी नहीं है टैक्स काटने के लिए। हाँ जी, जो विद होल्डिंग एजेंट है मुझे ये अब इन्होंने कह दिया कि टैक्स पेयर का इतना टैक्स कटेगा तो वो स्लैब बनेगा जी, अब मैं 10 प्रॉपर्टी है उसकी
10 प्रॉपर्टियाँ किराए पे ली हुई हैं और इस तरह का काम है, तो हम बताएंगे अलग-अलग ओनर है, सबको मैं किराया दे रहा हूँ, तो 2-2 लाख जा रहा है। अब 2-2 लाख में जा रहा है हर ओनर को, तो वो तो ओनर विदहोल्डिंग एजेंट ही नहीं बनता। जी, क्या कंफ्यूजन है यहाँ यानी कोई उसमें कोई क्लैरिटी जो है ना, वो अभी तक वो किसी लॉ में भी इतनी को नहीं है और वैसे भी नहीं है। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो है कि वो अगले बंदे का वो देखा जाएगा। वो कह रहे हैं कि शायद एक्सपेंस वो अपने हवाले से देखेगा, विद होल्डिंग एजेंट बनने के हवाले से। बादल अच्छा जी, प्राइस बॉन्ड और लॉटरीज विनिंग्स ये एज इट इज़ FTR में ये फॉल करती हैं। और 236 की सीरीज़ है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और इसमें डिस्कशन भी है। 236K और 236C इसमें जो है वो स्लैब रेट्स बना दी गई। उसमें अप टू 5 मिलियन जो है वो 236K ये नेचर है एडवांस टैक्स की 1.5%। अगर फाइलर यानी ATL के अंदर है तो 1.5%, नॉन ATL है तो सीधा वो डबल वाला कुलिया नहीं लगेगा बल्कि 10.5%। और लेट फाइलर की भी एक कैटेगरी बना दी गई 4.5%। अच्छा, 5 मिलियन से 50 मिलियन से 100 मिलियन तक की 2%, और उसके लिए उसी तरह वो नॉन ATL भी डिफ़ाइन कर दी गई और लेट फाइलर भी डिफ़ाइन कर दिया गया। और 100 मिलियन से अबव 2.5% और उसके ऊपर 18, 18.5 और 6.5%। ठीक है जी। इनहेरिटेंस गिफ्ट वो इसमें फॉल नहीं करता। ये FBR का एक सर्कुलर है जिसके तहत जो गिफ्टेड प्रॉपर्टी है उसमें 236K और C नहीं एप्लीकेबल। इसी तरह C के हवाले से अगर मैं बात करूं तो 4.5%। गिफ्टेड भी और इनहेरिटेंस में तो वैसे ही वो उसमें नहीं है, ट्रांसमिशन में आ जाती है ना, तो वो उसमें भी 236K और C नहीं आते। और इसी तरह C की अगर मैं बात करूं तो ये 4.5%, पहला स्लैब ही 4.5। ये बेसिकली जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज है फ्रीक्वेंटली उसको रोकने के लिए ये किया गया। परचेजर के लिए तो 1.5 और सेलर के ऊपर जो है वो 4.5 पहली स्लैब में ही ये कर दिया गया और बाकी इसी तरह फिर नीचे वो फॉल करेगा। अच्छा, और इसके बाद अगर मैं देखूं चेंज इन एडवांस टैक्स रेट, ये कुछ चेंजेस आई फाइनेंस एक्ट 2025 में, उसका मैंने कुछ जिक्र किया। और 236C में भी जो चेंजेस आई यानी उसको कम किया गया, उसको बढ़ाया गया, तो उसके हवाले से भी कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो दे दी गई हैंड नोट्स। और विद होल्डिंग और नॉन रेजिडेंट के हवाले से एक नई बात है। 236C और K जो है वो नॉन रेजिडेंट है, नॉन ATL में है, लेकिन रेट उसको कौन से लगेंगे, ATL वाले लगेंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन थी, पहले वो कमिश्नर को अप्लाई करेगा, वहाँ से CPR बनेगा। अब जो है थोड़ी सी इसमें तब्दीली ये की गई कि उस ऑनलाइन पोर्टल दे दी गई IRS में, वहाँ वो अपना CNIC और सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करेगा और वैलेंट वो सबमिट करेगा। रेलेवेंट CCIR के पास वो चली जाएगी, CCIR फिर कमिश्नर को, कमिश्नर फिर वो सर्टिफिकेट इशू करेगा या CPR इशू करेगा। तो वो ये सारा यानी ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया ये पिछले कुछ अर्से में। पहले अब तक ये हार्ड कॉपी नॉन रेजिडेंट जाता था और वो जमा करवाता था कमिश्नर चीफ के पास, चीफ फिर आगे भेजता था। प्रोसीजर वही है, उसको सिर्फ ऑटोमेट कर दिया गया है। और ये इसमें थोड़ा सा हवाला भी दे दिया गया है कि किसके तहत ये, किस सर्कुलर के तहत ये ऐसा हुआ। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी के हवाले से अगर चार्जेबिलिटी की बात करें 37A डील करता है। कहा कि जी 2024 से पहले तक की जो परचेज़ है एक्वायर्ड प्रॉपर्टी 2024 से 30 जून 2024 तक की, वो जो है मुख्तलिफ स्लैब रेट में टैक्सेशन उसकी होगी चार्जेबिलिटी। और जो 1 जुलाई 2024 के बाद वाली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो जो उस पर जो गेन आएगा डिस्पोजल पर, वो स्ट्रेट अवे 15% पर वो चार्ज होगा। ठीक है जी, ये एक तब्दीली जो है वो 2024 फाइनेंस एक्ट में आई।
और फिर अगर मैं बात करूँ 236G सेल टू द डिस्ट्रीब्यूटर, ये मैन्युफैक्चरर जब सेल करेगा डिस्ट्रीब्यूटर को तो उसमें जो यहाँ कलेक्शन ऑफ टैक्स की बात है, इनवाइस के अंदर 236G लगाएगा, ठीक है जी, और वो उससे कलेक्ट करेगा और आगे जमा कराएगा और वो उसका क्रेडिट जो है वो टैक्स पेयर लेगा। दो फर्टिलाइज़र के लिए 2.5%, अदर ऑन सेल ऑफ फर्टिलाइज़र 7.5%, ऑल अदर सेक्टर 0.1%, ठीक है जी। तो ये फर्टिलाइज़र और ऑल सेक्टर अदर देन फर्टिलाइज़र ये 0.5, ये ऑन सेल ऑफ फर्टिलाइज़र्स ये नहीं है 7.5 वाली, ये 2.5 और 0.15, ये ज़रा चेक भी कर लेना। 0.5 ऑल सेक्टर्स अदर देन फर्टिलाइज़र, और फर्टिलाइज़र के लिए 2.5%। ऑन सेल और मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, manufacturer or commercial importer at the time of sale to the distributor, dealer, wholesaler shall collect advance tax on specified rates। क्या क्या रेट्स हैं? 2.5 फर्टिलाइज़र के और किस में? फर्टिलाइज़र 0.25, 2.5 नहीं है, फर्टिलाइज़र 0.25, ठीक है जी, इसमें ज़रा करेक्शन की ज़रूरत है। और ऑल अदर सेक्टर 0.1, हाँ जी, और ये 2% होगा नॉन ATL के अंदर। हाँ जी, फर्टिलाइज़र 0.7% जी, नॉन फाइलर के लिए 2% 7% जी, और वो नॉन फाइलर के लिए वो 2% है ये। अच्छा, इसी तरह 236G, इसी तरह 236H डील करता है डिस्ट्रीब्यूटर से अगली चेन रिटेलर्स, वो क्या है? ऑल सेक्टर 0.5%, ठीक है जी, ATL वाला, नॉन ATL 2.5%। ये भी कलेक्शन एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर जब सेल करेगा तो उसके ऊपर ये इनवाइस के अंदर लगा के देगा जी। ये फर्टिलाइज़र वाला ना, ये डब्बा रेट्स का ना, वो आगे पीछे हो 0.7% है ना, ये 7.5 नहीं है, नहीं 7.5 नहीं है, ये टाइपिंग एरर है जी। ये 0.7% है ऑन सेल ऑफ फर्टिलाइज़र। दो ही स्लैब है मेरे ख्याल, दूसरी जो स्लैब है वो अदर देन फर्टिलाइज़र 0.1%। हाँ जी जी सर, ये सब फर्स्ट वाली में अगर आप एक्टिव है दोनों ATL और उसमें हाँ जी टैक्स में और इनकम टैक्स में जी, तो 0.25 है। अगर आप नीचे रजिस्टर्ड नहीं है मतलब सेल टैक्स, फिर आप 0 से 7 और 1.4 ये फाइलर और नॉन फाइलर के लिए ये कॉपी होने में ना, ये लिखने में टाइपिंग एरर है ये। हाँ, ये उसमें वो चार्ट में भी दिया गया है, तो इसकी ज़रा करेक्शन यहाँ रिक्वायर्ड होगी। ये कैश विड्रॉल की बात करें तो वो वैसे ही ATL पे 0% है और नॉन ATL 0.8%। वो जो आपकी कैश विड्रॉल बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में कैश विड्रॉल्स की जो बात है, और ब्रोकरेज कमीशन की अगर मैं बात करूं तो एडवर्टाइजिंग कमीशन 10%, और उसके अलावा अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस वाला है तो 8%, अदर दैन दैट 12%। ये सारे ही मिनिमम है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करूं,
बिजली के बिल 235। बिजली के बिलों में एक 235 की जहाँ बात आई, मैंने इसको ज़रूर समझा कि एक SRO है जिसके ज़रिए से ये एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा। ठीक है जी, ये SRO है 12/22/2021। पहले हम ये इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में तमाम कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो कंज्यूमर हैं अप टू 360,000 3,60,000 तक वो क्या है मिनिमम है, और उससे ऊपर जो है वो एडजस्टेबल है। 3 लाख टैक्स 3,60,000 बिजली का बिल जी पर ईयर पूरे साल का, ठीक है ना जी। तो ये अदर दैन कंपनी की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल AOP 3,60,000 मिनिमम, उससे ऊपर जो है वो एडजस्टेबल हो जाएगा। और इन केस ऑफ टैक्स पेयर अदर दैन कंपनी टैक्स कलेक्टेड ऑन मंथली बिल ओवर एंड अबव शैल बी एडजस्टेबल। इन केस ऑफ कंपनी यहाँ जो है वो सारा ही प्राइवेट लिमिटेड है, कोई भी है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, कोई कंपनी के स्टाइल में जो बिज़नेस हो रहा है वो उसके लिए एडजस्टेबल हो जाएगा। रेट यहाँ डिफ़ाइन किए गए हैं 20,000 अप टू 5%, 500 रुपये से 20,000 तक के 10%, और उससे ऊपर फिर स्लैब आ गई है। डोमेस्टिक के लिए इसी तरह, डोमेस्टिक 0%, 25,000 से ऊपर 7.5%। अच्छा, ये एक SRO आया 12/22 इसमें 2021 में, इसमें ये एक्स्ट्रा टैक्स खामोशी से लगा दिया गया तमाम ऐसे कमर्शियल कनेक्शन और इंडस्ट्रियल कनेक्शन, ठीक है जी, जो कि उस वक़्त कमर्शियल उस स्टेटस में हैं गैस की, इलेक्ट्रिसिटी के और गैस के दोनों में एक्स्ट्रा टैक्स जो भी कमर्शियल है विदाउट एनी, यानी अगर मैं SRO दिखा सकूं, SRO 12/22 ज़रा खोलें तो वो मेरे आज भी इन फील्ड है, उसमें ये दिया गया, नीचे कीजिएगा, इसमें दिए गए हैं स्लैब रेट्स। ये यहाँ ये देखें, किसी को भी इसमें कोई एग्जेम्पशन जो है वो नहीं है। वो जितने भी कमर्शियल, आप और मैं भी कमर्शियल की उसमें फॉल करते हैं, हम भी ये एक्स्ट्रा इस SRO के तहत ये एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं। और इसके बाद साथ ही वो फर्दर टैक्स की भी अमेंडमेंट कर दी गई 31A के अंदर सेल टैक्स में। तो उसमें क्या कहा कि जी जो भी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन होंगे और ATL में नहीं होंगे, ठीक है ना, उस पर फर्दर टैक्स भी चार्ज होगा। अब सब कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन जिसके ऊपर सेल टैक्स नहीं लगा हुआ, नंबर नहीं है या नंबर है तो एक्टिव नहीं है, ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा टैक्स भी उसको लग जाता है, इसके मुताबिक फर्दर टैक्स भी लग जाता है, ठीक है जी। तो वो बेचारा सेल टैक्स भी दे रहा है और फर्दर टैक्स, इसको आपको पता है कि एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये भी वो अदा कर रहे होते हैं, हम सब भी अदा कर रहे हैं, मतलब ये इसके तो ये खामोशी से किया गया, लेकिन इसका किसी ने वो इम्प्लीकेशन तो सब पर थी, लेकिन उस वक़्त शायद पता नहीं चला। बादल अब ये वो भी पीछे हटने वाले नहीं और वो टैक्स पेयर भी कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल तो ये एक जो है ना बिजली के बिलों की ये 235 के साथ ही, इनकम टैक्स के साथ ही, ये भी एक सेल टैक्स के हवाले से एक इम्प्लीकेशन जो है वो है। लें जी, ये कोई इनकम टैक्स के हवाले से हमने कुछ बातें की, और इसी तरह जो है अब कोई इनकम टैक्स के हवाले से कोई किसी भाई का कोई सवाल हो तो कर लें, नहीं तो फिर सेल टैक्स की बात करते हैं। चलें जी आगे। सर, इसमें और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात जी, कहते हैं अगर आप रजिस्टर्ड हो जाएं तो फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स दोनों हमारे डिलीट हो जाते हैं। जी बिल्कुल, रजिस्टर हो जाएं बिजली के बिल के ऊपर, वो आप दोनों डिलीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आप NTN लगवाएं, STRN लगवाएं तो वो डिलीट हो जाते हैं। लेकिन सर जो एग्जेम्प्ट आइटम जिनके होते हैं वो भी रजिस्टर होते हैं, फिर जो सर्विसेज वाले हैं। जी सर, हम सर्विसेज वाले हैं, ये मैंने वही बात की ना कि रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट कि वो लाइबल रजिस्टर है या नहीं है, सेल टैक्स का काम कर रहा है या वो नहीं कर रहा, ठीक है ना, वो इंडस्ट्रियल कनेक्शन है या कमर्शियल है, उस पर लगा दिया उन्होंने, ठीक है ना, और वो लग भी रहा है, पे भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। जो 6 शेड्यूल में
एग्जाम है उसके ऊपर तो एग्जाम्प्ट के लिए ना फिर ये कुछ लोग गए थे, ये जैसे बर्फ़ के कारखाने हैं, ये गए थे हाई कोर्ट में, और इनको फिर हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि जी दिया है, उस पर दिया है, ऑर्डर है कि ये एग्जाम्प्ट जो सप्लाई है उसको आप, जब वो सेल टैक्स में नहीं है तो वो एक्स्ट्रा टैक्स फर्दर टैक्स क्यों देगा। तो ये फिर 1 to 1 जो गया उसको कोई रिलीफ मिला, अदरवाइज़ जो चल रहा है बस वैसे चल रहा है। अच्छा, एक और सवाल शायद आपके भी ज़हन में नहीं, जो भाई ATL में वो किस वक्त होगा, किस वक्त की बात है? सारा महीना ATL में, एक दिन अगर वो ATL में नहीं है तो फिर सेल टैक्स की ATL, रीडिंग डेट के टाइम अगर वो ATL में नहीं है तो वो फिर दोबारा या रीडिंग डेट है, या एक पहले FBR में ये एक आया था कि बोर्ड से ना लिस्टें जाएंगी डिस्कोस को, मंथ एंड पे वो निकालते हैं, या रीडिंग डेट सर वो कहते हैं 30 की जो रीडिंग होती है उस डेट को आप 30th महीने का आखिर देखा है उन्होंने कहा जी 30 तारीख हमने फिक्स कर दी है, कट ऑफ डेट लगाई हुई है, वो भी कोई इतनी ज़्यादा कहीं कोई डिस्क्लोज वो कोई नहीं की हुई। क्या करते हैं, कहाँ से लिस्टें, बहरहाल वो बोर्ड से लिस्टें आती हैं डिस्कोस को, सर वो आर्ट जनरेट करते बिल्कुल चेक करते उस डेट को, अगर वो नहीं आप ATL में जी तो वो उसको अनरजिस्टर्ड, तो वो अनरजिस्टर्ड में और इनएक्टिव में जाके उसको चाहे वो एक दिन के लिए भी अगर ATL से बाहर हुआ है और अगले दिन फिर वो ATL में आ गया है, लेकिन उस डेट के ऊपर जब उसने वो लिस्टें निकाली तब वो नहीं था, तो उसको एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर चार्ज हो गया। इस पे भी काफ़ी लिटिगेशन है, ट्रिब्यूनल में भी है, हाई कोर्ट में भी है, तो उसमें भी फिर वहाँ से जो है टैक्स पेयर को रिलीफ उस हद तक मिल जाता है कि बाद में अगर वो उस डेट पे नहीं था, बाद में अगर वो ATL में आ गया तो उसने ऑब्लिगेशन अपनी मीट कर ली। सर लेट फाइलिंग डिफॉल्ट मैं सबमिट करता हूँ, डिपार्टमेंट तो मुझे पेनल्टी लेट फाइलिंग इंपोज करेगा, उधर से वो भी मुझे जी जी जी, तो मैं तो डबल टैक्सेशन में डबल में आ गया, तो पेनल्टी भी दूंगा जी। तो इस तरह से जो है ना वो डिपार्टमेंट तो नहीं मानता, लेकिन जुडिशल फोरम से वो रिलीफ टैक्स पेयर को हमने मिलते देखा है, वो ट्रिब्यूनल भी है, वो हाई कोर्ट भी है। चलें आगे, सेल टैक्स की बात, सेल टैक्स का हैंड नोट जो है वो इसमें नहीं है, वो लैपटॉप चाहिए हो है, हाँ वो मेरे पास हो, इधर आ जाती हैं, इधर आ जाती। लाइट चली गई, आ गई। ठीक है जी, ये आपकी तीनों वीडियो है, ठीक है, ये आपके सेल टैक्स के बाद जी। सेल टैक्स की बात करें जी, ये सेल टैक्स में विद होल्डिंग एजेंट, उसके लिए भी मुख्तलिफ जो है वो उसके अंदर मौजूद हैं। ये डील करता है 11th शेड्यूल ऑफ सेल टैक्स एक्ट, विद होल्डिंग ऑफ सेल टैक्स। कुछ अलहदा भी हैं रिजिम, टेक्सटाइल के लिए एक SRO है 1087/2019, वो इसको डील करता है विद होल्डिंग रिजिम को। और जो एक ई-कॉमर्स के लिए जो है वो भी पहले SRO आया, फिर इसमें अमेंडमेंट आ गई 11th शेड्यूल में, वो इंसर्ट कर दिया, साथ ही 7A के अंदर उसको इंसर्ट कर दिया गया, सेक्शन 3 सब सेक्शन 7A ई-कॉमर्स। तो एक जनरल जो बात इसमें करने वाली, ATL टू ATL विद होल्डिंग जो है वो नहीं होनी, एक जनरल रूल है। मैं भी एक्टिव टैक्स पेयर सेल टैक्स में, वो भी अगला सप्लायर बायर दोनों, तो वो उसमें विद होल्डिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये इसमें सेक्शन के नीचे जो क्लॉज 8 है ये इसमें बताया गया है, एक्सेप्ट फॉर 2 क्लॉजेज हैं। केन मोलेसिस का जो सप्लायर है वो इसमें फॉल नहीं करता, वो दोनों अगर एक्टिव भी होंगे तब भी विद होल्डिंग होगी। ठीक है जी। 5 नंबर जो सीरियल है, 6 नंबर सीरियल जो है वो इसमें फॉल नहीं करती। रजिस्टर्ड पर्सन परचेजिंग केन मोलेसिस, वरन केन मोलेसिस के वाले के साथ कोई स्पेशल है, उसको अलहदा उसमें से निकाला गया है, और ई-कॉमर्स वाले के लिए अलहदा जो है ना वो रिजिम। बाकी फेडरल गवर्नमेंट ATL जो है वो अगर है और सप्लायर ATL में 1/5
फिर इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट और अदर इदारे जो ATL होलसेल 1/10 ऑफ सेल टैक्स जो है वो उसका काटेंगे, होलसेलर डीलर का, ठीक है ना जी। और होल ऑफ जो है वो सेल टैक्स एप्लीकेबल पर्सन अदर देन ATL जो है वो फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल का पूरा सेल टैक्स इन्वॉल्व जो उसके अंदर है वो उसकी जो है वो डिडक्शन करके और कौमी ख़जाने में जमा होगा। कंपनीज़ के लिए है, यहाँ एक गुजारिश बात काबिल ज़िक्र ये है कि कंपनी जो है ना, ये सीरियल नंबर 4 अगर मैं देखूँ तो उसको अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन या नॉन ATL सप्लाई करता है तो 5%, ठीक है ना। और ये क्लॉज AOP और इंडिविजुअल के लिए नहीं है, उसने भी होल्डिंग नहीं करनी, सिर्फ कंपनी के लिए ये क्लॉज है कि 5% अनरजिस्टर्ड से लेके वो जमा कराएगा। लीड बैटरीज़ की बात है, वो भी उसी तरह। और मैं तो बात ज़्यादा करना चाह रहा हूँ ई-कॉमर्स के हवाले से। ये नई अमेंडमेंट आई है ये 2025 में फाइनेंस एक्ट में, कि उसमें डिजिटली ट्रांसफर्ड गुड्स हैं उसके ऊपर जो इम्प्लीकेशन है सेल टैक्स विद होल्डिंग की, वो क्या है, कौन करेगा। पेमेंट इंटरमीडिएटरीज, बैंक्स एंड कोरियर कंपनीज इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटली ऑर्डर गुड्स फ्रॉम विद इन पाकिस्तान। तो ये जो है ना होगा। और चार्जेबिलिटी ऑफ ई-कॉमर्स वेंडर्स, ये कैसे होगी। चार्जेबिलिटी को जो है वो इंसर्ट किया गया सेक्शन 3(7)A में। उसमें क्या कहा, अ न्यू सब सेक्शन 7A हैज़ बीन इंसर्टेड इन सेक्शन 3 which provides that tax collected and paid by intermediary and courier in respect of digitally ordered taxable goods in course of e-commerce business shall be deemed as final discharge, shall be deemed as final discharge of tax liability on behalf of किसके लिए, कॉटेज इंडस्ट्री और आम रिटेलर अदर दैन टीयर 1 रिटेलर। उसके लिए क्या होगा, जो टैक्स कटेगा 2%, वो क्या होगा, फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ सेल टैक्स लाइबिलिटी। किसके लिए, कॉटेज इंडस्ट्री और रिटेलर्स के लिए। और अदर देन रिटेलर्स other than tier 1 retailers and no input tax against such supplies shall be allowed for rest of the person. Sales tax shall be chargeable under standard regime and tax withheld in e-commerce shall be adjustable against output tax payable in sale tax return. इसका अगर मैं आसान अल्फाज में ये देखूं कि 2% जो है वो डिडक्शन होनी है, किससे होनी है, जो पर्सन सप्लाइंग डिजिटली ऑर्डर, ठीक है जी। फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज किसका है, कॉटेज वालों का है और रिटेलर्स का है। और एडजस्टेबल किसके लिए है, एडजस्टेबल किसके लिए है ये 2%, अदर देन टीयर 1 रिटेल। अदर किसके लिए एडजस्टेबल है जी, कॉटेज इंडस्ट्री एंड रिटेलर्स other than tier 1 retailers and no input tax against such supplies shall be allowed, ठीक है जी। बाकी सब के लिए एडजस्टेबल, सिर्फ 2 लोगों के लिए फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज, किसके लिए, कॉटेज इंडस्ट्री और रिटेलर्स के लिए। अदर देन दैट सब के लिए ये क्या होगा, एडजस्टेबल हो जाएगा। जब 16% में जी वो 18 आउटपुट के साथ एडजस्ट कर सकता है। कराएगा कौन, जो इंटरमीडिएटरी जो इसका विदहोल्डिंग करेगा, इंटरमीडिएटरी और कोरियर कंपनी। और कैसे जमा कराएंगी, उसका SRO में एक अलहदा उसके लिए एक SRO है 1429, उसमें उसको सारा डिफ़ाइन किया कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी और विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स क्या होंगी, ठीक है जी। और कैसे उसने ये टैक्स अपना कलेक्ट करके जमा कराना है। ये 1429 नीचे ये मैंने रेफरेंस के तौर पे ये दिया है और उसमें कुछ चैप्टर्स हैं, विद होल्डिंग ऑब्लिगेशन वगैरह, और ये किस तरह उसने मंथली स्टेटमेंट फाइल करनी है, ये
इसके अंदर डिफाइंड है। एक तो रिजिम ये है जो कि 11th शेड्यूल के अंदर जो है वो चल रही है। एक जो टेक्सटाइल की रिजिम है वो इससे अलहदा है। SRO 1087/2019 जिनर और स्पिनर इसके दरमियान की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें जो विद होल्डिंग है, जिनर खुद अपना टैक्स पे नहीं करवाता, वो टेक्सटाइल में स्पिनिंग इंडस्ट्री जो है जो कॉटन ले रही है धागा बनाकर बेच रही है, वो उसका टैक्स भी वो जमा करवा रहे हैं। तो वो पूरा जो है वो गवर्न किया जा रहा है SRO 1087 के तहत। 1087 SRO की अगर थोड़ी सी बात करें तो ये कहता है कि जी जिस महीने की इनवाइस है उस महीने के अंदर वो जमा होगी, विद होल्डिंग उसका उस महीने के अंदर जमा होगा। आपने उसको टेक्सटाइल वाले ने उसको परचेज डाटा में अपीयर होगी और वो सेम मंथ में उसकी जो है ना वो आपने उसकी पेमेंट करवानी है। अच्छा, अब कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इसकी इनपुट, ये जाहिर है जैसे ही आप वो इनवाइस लेते हैं साथ ही उसका इनपुट भी जाहिर है कि आएगा और उधर से आपकी विद होल्डिंग जो है वो आएगी और विद होल्डिंग पे होगी और साथ ही आपका इनपुट भी बनेगा। अब अगर कोई इसमें एक जो सेक्शन गालबन 7 के हवाले से है कि 6 सक्सीडिंग टैक्स पीरियड में इनपुट आप 6 माह तक ले सकते हैं और यहाँ ये कह रहा है कि आपने उसकी जो विद होल्डिंग है वो उसी महीने जमा करानी है। ठीक है ना, ये दोनों मुख्तलिफ थोड़ी सी बातें। जैसे ही इनपुट भी आपको उसी महीने फिर लेना पड़ेगा, जाहिर है जैसे ही आप इनवाइस को क्लिक करेंगे वो उसका इनपुट भी बनेगा और उधर से उसका विद होल्डिंग भी बनेगा। अब कुछ प्रैक्टिकली थोड़ा सा ये मसाइल भी पैदा हुए, कुछ लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने उसको 6 सक्सीडिंग टैक्स पीरियड में वो किया, यानी उस महीने में वो इनवाइस नहीं ली तो वो अगले महीनों में जब जाकर ली तो उसको वो विद होल्डिंग भी उसी महीने में जमा करवाया जब उसने इनवाइस ली। ठीक है ना, इधर से वो उसका लीगल राइट था, लेकिन विद होल्डिंग के हवाले से SRO कह रहा है कि जी सेम मंथ में। बहरहाल ये भी कुछ टेक्सटाइल वालों को फिर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज के नोटिसेस हो रहे हैं और आ रहे हैं इस हवाले से। ये आपने जो टैक्स जमा कराना था वो लेट जमा करवाया, लिहाजा उस पर आप डिफ़ॉल्ट सरचार्ज अदा करें। यानी कुछ ये सेल टैक्स के हवाले से कुछ प्रोविंशियल जो विद होल्डिंग सेल टैक्स ऑन सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, सर्विसेज में फिर क्योंकि हमारा ज़्यादा पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज के साथ है और वो ज़्यादा जो उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज 2012 और रूल्स 2015, विद होल्डिंग रूल्स 2015। इसका जो एक्ट है, एक्ट में अगर मैं देखूं तो स्पेशल प्रोसीजर एंड टैक्स विद होल्डिंग प्रोविजन सेक्शन 14 सबसे ज़्यादा जो विद होल्डिंग को जो डील करता है, जो पावर्स दे रहा है अथॉरिटी को कि वो इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाए और इन्वोक जो है ना वो करवाए, वो सेक्शन 14 के ज़रिए से उसको मिल रही है। सेक्शन 14 में फिर वही बात कि अगर आपने टैक्स विद होल्ड नहीं किया तो आप उसको क्या करेंगे, पर्सनली विद होल्डिंग एजेंट जो है वो लायबल है। विद होल्डिंग एजेंट वो पर्सनली लायबल टू डिपॉजिट टैक्स जिसमें वो फेल हो चुका है, डिडक्शन नहीं कर सका या डिपॉजिट नहीं करवा सका, तो वो पर्सनली लायबल है। इसमें ये सेक्शन 14(3) में अगर हम देखें तो ये जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये पर्सनल लायबिलिटी की बात की गई है। इसमें भी काफ़ी सारे कोर्ट केसेस हैं। ये जो सब सेक्शन ऐड हुआ 2016 में, फाइनेंस एक्ट, पंजाब फाइनेंस एक्ट 2016 में, 16 से पहले वाले जो केसेस हैं 15-16, एक हमारा क्लाइंट उसके 15-16 का केस था और वो किसी वजह से उसकी विद होल्डिंग कम थी तो उसने फिर ये इसका वो सहारा लेकर वो कोर्ट केसेस, इसमें जजमेंट्स भी हैं कि वो अथॉरिटी इसको इन्वोक नहीं करवा सकती। उस वक्त ये सेक्शन इन फोर्स इन फील्ड नहीं था सब सेक्शन, तो
ये सबसेक्शन 2016 से ऑनवर्ड एप्लीकेबल। उस विद होल्डिंग एजेंट 2015 के जो रूल्स हैं उसमें हमने डिफ़ाइन किया, मैं उसको भी वो बताता हूँ, ये इसके बाद उसी पे आ रहा है। फिर उसके बाद ये रिकवरी ऑफ टैक्स की जो नोटिस आते हैं PRA से, वो 52 सेक्शन के तहत ये इन्वोक किए जाते हैं। लिमिट उसकी जो है वो 8 साल की कर दी गई, पहले कम थी, उसके बाद ये लिमिट जो है वो 8 साल की कर दी गई। और जो 1 जुलाई 2022 से ऑनवर्ड जो टैक्स पीरियड्स हैं उसके लिए 5 साल की ही है। तो कोई नोटिस कोई आता है तो पहले हम इसकी वो जो लिमिट है उसको देख सकते हैं कि वो एज़ पर लॉ है या नहीं। पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज विद होल्डिंग रूल 2015, इसके तहत विद होल्डिंग एजेंट की भी डेफिनेशन और जो रूल्स हैं उसके कि किसने विद होल्ड करना है और कितना करना है सेल टैक्स, तो उसकी बात की गई। विद होल्डिंग एजेंट मीन्स कौन कौन इस विद होल्डिंग एजेंट के अंदर आएगा। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, वो सब इदारे, ऑटोनोमस बॉडीज़, स्पेशल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ फंडेड फुल्ली और पार्शली आउट ऑफ बजट ग्रांट्स by the federal government, recipient of services of an advertisement who is registered for sale tax on goods with federal government। देखें जी, जो भी recipient of services of advertisement की अगर सिर्फ बात की वो भी withholding agent, और उसके अलावा फॉर सेल टैक्स ऑन सर्विसेज में जो रजिस्टर्ड है वो भी उसका हिस्सा बन जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट के केस को स्पेशली इसमें डील किया गया। उसके अलावा कौन, कंपनी, हर तरह की कंपनी विच इज़ रेजिडेंट और हैज़ प्लेस ऑफ बिजनेस इन पंजाब। अच्छा, इसमें रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग टैक्सेबल सर्विसेज फ्रॉम अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड पर्सन है। रजिस्टर्ड पर्सन कौन होगा इस एक्ट में? जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा। जो विद होल्डिंग एजेंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है ना जी। ये थोड़ा सा फ़र्क हमें रखना पड़ेगा इसमें। कंपनी के केस में ऑल कंपनीज जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस इनसाइड पंजाब, और अदर देन दैट जो रजिस्टर्ड पर्सन हैं PRA में, इस एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड हैं रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग टैक्सेबल, रिसिपिएंट ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो भी उसका जो टैक्स है वो विदहोल्ड करके अनरजिस्टर्ड पर्सन का वो जमा कराएंगे, ठीक है जी। इसमें इंडिविजुअल्स और AOPs जो है वो इसमें फॉल नहीं करते। सिर्फ कंपनी हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इनसाइड पंजाब वो इसके अंदर फॉल करेगी। ये विद होल्डिंग एजेंट की जो डेफिनेशन है वो इस रूल्स में दी गई। एप्लीकेबिलिटी जो इस रूल्स की है वो मैं बात करूं, एप्लीकेबल किस पे है, किसने विद होल्डिंग करनी है। एप्लीकेबिलिटी और टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, कोरियर एंड इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है जी। दीज रूल शैल नॉट अप्लाई, ये 3 सेक्टर पे कहता है कि नहीं होगी। लेकिन एक SRO आया है जुलाई 10, 2025, वो नीचे उसकी नीचे हम डिफ़ाइन किया है 5A के अंदर, वो उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो अलहदा है। ये रूल 3 क्या बता रहा है कि सर्विसेज रिलेटिंग टू टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, कोरियर एंड इंश्योरेंस, ये इसका हिस्सा नहीं है। बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज एक्टिव टैक्स पेयर, यानी अगर कंपनी के स्टाइल में है और टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, कोरियर कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ये 4 सेक्टर में, तो इनका विद होल्डिंग नहीं होगी, ये अपना टैक्स खुद जमा करवाएंगे। और सब रूल 1 शैल नॉट अप्लाई इन्वॉल्व वेयर इंश्योरेंस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फ्रॉम outside the province to a withholding agent in respect of risk located or relating to the province।
इंश्योरेंस सर्विसेज रजिस्टर्ड हैं SRB में, ठीक है जी, आउटसाइड द प्रोविंस टू अ विद होल्डिंग एजेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्क लोकेटेड टू द प्रोविंस ऑफ पंजाब, तो उसके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होता। विद होल्डिंग का जो रूल हैं वो उस पर भी अप्लाई नहीं होते। यानी अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो इंडिविजुअल्स और AOP के ऊपर, ये सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर ये रूल्स अप्लाई होते हैं, उनकी विद होल्डिंग होगी और कितनी होगी वो अब हम इसमें नीचे देखते हैं। विद होल्डिंग फ्रॉम रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विद होल्डिंग एजेंट और विद होल्डिंग फ्रॉम रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर। A withholding agent other than recipient of advertising service shall withhold whole of the amount of sale tax shown in tax invoice issued by registered person as service provider। एडवर्टाइजमेंट के अलावा तमाम पर्सन जो कि सेल टैक्स में रजिस्टर हैं और सर्विस प्रोवाइडर हैं, उसकी जो इनवाइस है उस पर आपने 100% की जो विदहोल्डिंग है वो करनी है और बाकी के ऊपर वो इनकम टैक्स काट के आपने उसकी पेमेंट कर देनी है। एंड मेक पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ इनवाइस टू द रजिस्टर्ड पर्सन एज सर्विस प्रोवाइडर, और बैलेंस अमाउंट की उसको पेमेंट करनी है। तो ये जो विदहोल्डिंग एजेंट हैं उन्होंने ये इनवाइस में से ये फुली जो है ना वो रोकना है और ख़ुद जमा करवाना है। अगर नहीं करवाते तो दैट इज़ द ऑब्लिगेशन टू द विदहोल्डिंग एजेंट। अच्छा, ये एक SRO के ज़रिए 5A जो है ना वो इंसर्ट किया गया। विदहोल्डिंग इन केस ऑफ कंपनीज, यानी कंपनी के केस में क्या होगा, अगर सर्विस प्रोवाइडर भी कंपनी और सर्विस रिसिपिएंट भी कंपनी, उस केस में क्या होगा, उस केस में फिर वही टेली कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज ऑन रिसीट ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट के अलावा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कंपनी बीइंग एक्टिव टैक्स पेयर शैल विदहोल्ड 80%, 80% टैक्स दूसरी कंपनी का आपने विदहोल्ड करना है और रिमेनिंग 20% उसको देना है, वो खुद जमा करवाएगा। इन ऑल अदर केसेस, यानी टेली कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस के अलावा अगर जो कंपनीज हैं उस केस में क्या, उस केस में कन्वर्सली companies other than mentioned in clause A on receipt of taxable services other than textile from service provider company being active taxpayer shall withhold only 20% of tax amount and remaining 80% of tax shall be deposited by service provider company। यानी ये जो 3 सेक्टर हैं इसके लिए अलहदा और अदर देन दीज सेक्टर उसके लिए क्या है कि 20% की विदहोल्डिंग एजेंट ने करनी है, 80% उसको देना है, वो खुद जमा करवाएगा। और ये जो विदहोल्डिंग है ये इनवाइस में जब अपनी सेल टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो उसके अंदर ये जो है वो मेंशन करेगा विदहोल्डिंग, और हमारे पास ये अपीयर होगी, फेडरल की रिटर्न में भी अपीयर होगी और उसमें फिर ये जो विदहोल्डिंग है ये आपने जमा करवानी होगी, ठीक है ना जी। और विदहोल्डिंग जो है वो कंपनी टू कंपनी का ये एक सेपरेट जो है ना वो रिजिम जो इस SRO के तहत वो इंट्रोड्यूस हुई। अनरजिस्टर्ड जो बंदा है उसके लिए अलहदा, यानी जो टैक्सेबल सर्विसेज दे रहा है उसका आपने CNIC जो है वो रखना है और उसका होल ऑफ टैक्स अमाउंट जो टैक्सेबल सर्विसेज की हैं वो आपने वो काट के एज़ पर जो शेड्यूल है एज़ पर लॉ, अगर स्टैंडर्ड रेट में है तो स्टैंडर्ड रेट, अगर कोई रिड्यूस रेट में है तो रिड्यूस रेट, वो आपने टैक्स फ्रैक्शन के लिहाज से उसको कैलकुलेट करके और वो विदहोल्ड करके और वो जमा करवाना होगा। जी, इसमें जी पंजाब के हवाले से कोई सवाल, कोई सेल टैक्स के हवाले से कोई सवाल हो तो हम क्वेश्चन कोई आंसर इसका सिलसिला भी। विदहोल्डिंग एजेंट
withholding rules, section 14, section 52, recovery of tax। जी जी, उसमें भी वही है कि वो 100% जो है ना वो पेमेंट हो जाएगी। जो SRB में है वो खुद अपना जमा करवाएगा, जो KPK में है वो खुद अपना टैक्स जमा करवाएगा। इनवाइस अगर वो दे रहे हैं तो वो हम उसका विथहोल्ड नहीं करेंगे, विथहोल्ड नहीं करेंगे, वो खुद अपना जो रिस्पेक्टिवली जो इनवाइसेज है जो SRB में है वो SRB में जमा करवाएगा, और जो KPK वाला है वो अपने रेलिवेंट उसमें जमा करवाएगा, उसकी विथहोल्डिंग नहीं होगी। और ये आपको पता है कि सर्विसेज की इनवाइस पे जो लगता है सेल टैक्स, उसकी जो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट है वो अगर कोई फेडरल में है, फेडरल में रजिस्टर्ड है, तो वो अपनी इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट यहाँ लेगा, वो ले सकता है। बस उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो टैक्सेबल एक्टिविटीज से रिलेटेड, यानी कि कोई अगर कहता है कि जी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और उसने कमीशन की इनवाइसेज उसको SRB से भी आ रही हैं, PRA से भी आ रही हैं, तो वो उसका इनपुट ले सकता है, यस ले सकता है, वो लेगा, ठीक है ना। वो सेक्शन जो सेल टैक्स का है ने उसमें टू सब क्लॉज 14 है शायद, सब सेक्शन 14, उसमें वो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में ये भी है कि जो प्रोविंशियल की जो इनवाइसेज है उसका इनपुट लिया जाएगा, ले सकता है वो, लेकिन वो कंडीशन फिर वही है कि वो टैक्सेबल सप्लाई से उसकी एक्टिविटी से रिलेटेड हों। जैसे कि वो कमीशन की कोई इनवाइसेज है, सेल ऑफ यार्न, उसके ऊपर तो ले सकता है, यस। रेस्टोरेंट लोग रेस्टोरेंट भी क्लेम करने शुरू कर देते हैं, देखिए ना वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, वो इनएडमिसिबल, इनपुट तो है लेकिन है इनएडमिसिबल, वो नहीं आएगा। PR में जो रेस्टोरेंट है वो अपने इलेक्ट्रिसिटी और गैस जी वो तो ले सकता है ना। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जो अदर देन विथहोल्डिंग एजेंट है और अदर देन सर्विस प्रोवाइडर, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है वो तो अपना पूरा इनपुट आउटपुट लेगा ना जी, उसके लिए तो वही टैक्सेबल सर्विसेज है जी। और कोई क्वेश्चन? ये PRA में जो है लॉयर्स पे भी है सेल जी, अकाउंटेंट्स की अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे पास लेटर को क्लॉज अवेलेबल है, रिड्यूस रेट में है 5%। लॉयर्स पर भी है, लेकिन ये काफ़ी अर्से से कुछ स्टे वगैरह भी चल रहे हैं, तो ये इमरान साहब अगर बता सकें बेहतर कि कुछ स्टे अभी भी है लॉयर्स पर, या वो ख़त्म होके कोई फाइनल हो चुकी है बात? फिलहाल तो वो चार्ज नहीं हो रहा। 2025 के बाद तो क्या तब्दील हो गई है। 2025 में ना जहाँ पर हमें हाई कोर्ट से पेपर मिली थी वो पूरे का पूरा शेड्यूल ही ओमिट हो गया, उसकी जगह नया शेड्यूल आ गया जी। तो जहाँ से जिस क्लास से हमें जो फैसिलिटी मिली थी वो लफ्ज़ों के हेर फेर से मिली थी, ना कि हमें एज ए क्लास खारिज किया गया। तो वो लफ्ज़ों का हेर फेर अब दोबारा नए सिरे से आ गया है, सही होके आ गया है, तो इसलिए अब वो जजमेंट अप्लीकेबल नहीं रही बची। अब एप्लीकेबल है रेट, हाँ है लास्ट एक्ट 2025 के बाद रिड्यूस रेट है या स्टैंडर्ड? वो जो उसमें रिड्यूस रेट पे 5% पे आएगा, वो एडवोकेट जो कॉर्पोरेट सर्विस दे रहे हैं, कॉर्पोरेट सर्विस सारे एडवोकेट नहीं, वो एक ही क्लॉज है मेरा ख्याल, अकाउंटेंट्स की जी वो एक ही क्लॉज जी। और कोई PRA के हवाले से, सेल टैक्स के हवाले से, इनकम टैक्स विथहोल्डिंग? किसी दोस्त का सवाल है तो कल इनकम टैक्स विथहोल्डिंग जी सर, ये जस्ट लाइक ये जो सर्विसेज मैन पावर सर्विस होती है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की, इसमें ये बैंक्स वगैरह में ये करते हैं कि इनकी सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट पे भी विथहोल्डिंग करते हैं, क्या ये सही है गलत है?
एक बंदे की जो इनवाइस है उनकी पर 50,000 सैलरी दे रहे 40,000 40,000 में 10,000 रुपये कोई टैक्सेशन कर रहे हैं पर बजट में, तो ये सही है। देखिए जो सर्विसेज है ना, ये सर्विसेज में तो पूरी इनवाइस शामिल है, उसमें कोई ये तो नहीं है कि ये मैं रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस के लिए कर रहा हूँ तो ये सर्विस का हिस्सा नहीं है। तो मेरा तो ख्याल है कि ये पूरी इनवाइस जो है वो चार्ज हो। सर सवाल रिपीट कर दिया करें ताकि ना, वो कहते हैं कि सिक्योरिटी कंपनी है, वो एक किसी को सर्विस दे रही है और वो 50,000 रुपये उससे इनवाइस करती है पर मंथ, ठीक है, और वो जो आगे सिक्योरिटी गार्ड को जो तनख्वाह देती है वो 40,000 है। अब वो जो टैक्स जो सेल टैक्स लगेगा वो 50,000 रुपये लगेगा या 10,000 रुपये लगेगा, ठीक है ना। तो उसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कि देखें सर्विसेज की जो इनवाइस है वो तो पूरे की है, वो तो पूरे की है, वो तो 50,000 रुपये ना, सर्विसेज तो वो 50,000 की दे रहा है। अब उसमें से अगर वो खर्चा कर रहा है जो भी उसको बनाने के लिए कर रहा है तो वो उसमें मिनहा डिडक्ट करना मेरा ख्याल है। पंजाब हाई कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर तो आए हैं पंजाब रेवेन्यू के हवाले से, सिंध SRB के हवाले से कि क्योंकि वो कॉस्ट है वो रिम्बर्स हो रही है तो उस पर विद होल्डिंग सेल टैक्स एप्लीकेबल, सर्विसेज टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, जो उसका एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई ऐसी है जजमेंट तो वो अरे SRB की भी है, हाई कोर्ट की मैंने इमरान भाई को शेयर की है, ये देख लीजिए। SRB की तो आई हुई है सर। अच्छा, पंजाब की भी मैंने देखी है, देखना दोबारा कंफर्म कर लूँगा। और ट्रांसपोर्ट वाले अलबत्ता ऐसा कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वाले जो है ना वो उसमें हो ये रहा है कि वो जो डीजल की कॉस्ट है वो इनवाइस का हिस्सा नहीं बन रही। डीजल की कॉस्ट है वो डायरेक्ट PSO या टोटल से डायरेक्ट कंपनी को हो रही है, ठीक है ना। और जो ट्रांसपोर्टर की जो बिल है या उसकी जो इनवाइस है वो सिर्फ उतनी 10 लाख रुपए का अगर उसकी डीलिंग है तो वो 80,000 का तो बीच में से डीजल और वो है, और बाकी की जो उसकी सर्विसेज है 20,000, ट्रांसपोर्टर सिर्फ 20,000 की इनवाइस पे सेल टैक्स लगा रहा है। ट्रांसपोर्टर की हद तक तो ये आई क्योंकि वो डायरेक्ट कंपनी टू कंपनी डीजल की इनवाइस हो रही है, ठीक है ना। अब ये जो सर्विस प्रोवाइडर वाला मामला है ये है रिम्बर्समेंट वाले, मैन पावर सर्विस के ऊपर है। मैन पावर सर्विसेज जो आपका सवाल है उसके लिए ये एक स्पेशल ये बता रहे हैं कि कोई जजमेंट है SRB की है, PRA की तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फील्ड फॉर्मेशन अभी इस लेवल पे उसको घुमाने का, जाहिर है कि वो लिटिगेशन में ही को मामला जाएगा। और जी किसी का कोई सवाल? कोई सवाल है किसी का? ठीक है जी, ये मैं इनवाइट करता हूँ ये जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर मोहम्मद उस्मान साहब से, तो ये वो आएँ और बाकी जो सेशन है इसको वो कंडक्ट करवाएं। थैंक यू। माशाल्लाह जी, बड़ी डिटेल में आज विद होल्डिंग का लेक्चर हुआ है जिसमें इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स जो FBR का है और PRA का है वो उस पर बड़ी डिटेल से गुफ्तगू की है उस्मान साहब ने। हम इनके शुक्रगुज़ार हैं, ज़ाहिर सी बात है इसके लिए इन्होंने पूरी प्रिपरेशन की होगी पूरे वीक में, तो थैंक यू फॉर योर टाइम। और उम्मीद करते हैं कि जैसे आज अटेंडेंस माशाल्लाह अच्छी है इसी तरह अगले प्रोग्रामों में भी अटेंडेंस अच्छी होगी। अब मैं एक किस टॉपिक पे कह रहे हैं जी, कुछ आखिर में कुछ जजमेंट्स के हवाले से पॉइंट्स ऐड करने के लिए मैं दावत दूँ इमरान गाजी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब उस्मान सत्तार साहब का और नायब सदर साहब हमारे मलिक रफ़ीक साहब का, जिन्होंने इतनी अच्छी एक नशिस्त को आज इकट्ठा किया और विद होल्डिंग टैक्सेस पे उस्मान खान साहब ने बड़ी सेहर हासिल एक नशिस्त की, हमारे साथ एक सेशन रखा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला। इसमें जजमेंट्स भी जनाब उस्मान खान साहब ने कवर कर दी हैं। ऐसी कोई जजमेंट मैं नहीं बात करूँगा, मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा और वो 2 मिनट उन लोगों के लिए लूँगा कि जब विद होल्डिंग एजेंट 230C और के जो हमारा बेसिकली के है और C है, जब हम प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और जब प्रॉपर्टी बेचते हैं
इसमें दो इशूज़ आते हैं हमारे पास। पहला इशू आता है जी कि क्या वो शख्स जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है या बेच रहा है, क्या वो इस काबिल है कि अपनी सेक्शन 114 के ज़मरे में आता है। हमारे यहाँ अभी तक के लोगों में अवेयरनेस नहीं है। कोई शख्स जो घरों में काम करने वाले अफराद हैं, ख़ानदानी प्रॉपर्टी बेच के दूसरी जगह ख़रीद रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे होते हैं, या पूरी फैमिली ने 10 साल की इन्वेस्टमेंट जोड़ करके प्रॉपर्टी ख़रीदी, तो फिर वसीका नवीस हो गए या जो दरमियान में मिडल मैन होते हैं वो फाइलर करने के चक्कर में होते हैं जी कि इनको फाइलर करें और इनको रिड्यूस रेट पर ले आएँ, 230C और 230K। इसमें अर्ज़ ये है कि ऐसे अफराद जो कि 10 लाख से कम आमदनी रखते हैं, स्टूडेंट हैं, या जिनका ज़रिया मास नहीं है 6 लाख से कम है सालाना, तो 10 शेड्यूल उसको अजम्पशन देता है। 10 शेड्यूल कहता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कि ऐसे अफराद ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं जमा करानी, सारी ज़िंदगी के लिए एक ज़िम्मेदारी नहीं लेनी, ऑडिट में केस अपने नहीं खुलवाने, किसी ऐसे वकील के हाथ जिसको पता नहीं है या ऐसे कचहरी में कोई एजेंट के हाथ नहीं लगना जो 1000-2000 रुपये लेकर नील की रिटर्न भर कर फाइलर कर दे। बाद में 4 साल बाद पता लगता है जी कि जब एंड ऑफ द ईयर क्लोज टाइम बाहर हो रहा होता है तो उस साल के ऊपर 122 का ऑर्डर हुआ होता है, और 122 के ऑर्डर पर जो प्रॉपर्टी उसने 10, 15, 20 लाख की ली है, 2-3 लाख रुपये उस पर टैक्स लगा होता है, और फिर बेचारे के अगर कोई बैंक अकाउंट में 10-20 हज़ार पड़ा है तो महकमा वो भी निकाल चुका होता है। तो आसान तरीका ये है कि ऐसे शख्स जिसने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है और वो फाइलर होने की रिक्वायरमेंट से बाहर है, तो वो 10 शेड्यूल में रजिस्ट्रार साहब को जो कचहरी में बैठे होते हैं उनको दरख्वास्त देगा कि जी कि मेरे लिए फाइलर होना ज़रूरी नहीं है। रजिस्ट्रार साहब अपने कंप्यूटर से कमिश्नर साहब को वो एप्लीकेशन भेजेंगे, और वो जो कमिश्नर साहब है अगर 30 दिन में जवाब नहीं देंगे तो उसको जो नॉन फाइलर वाला रेट है वो नहीं लगेगा, लेट फाइलर वाला रेट है वो भी नहीं लगेगा, उसको एक्टिव फाइलर वाला रेट ही लगेगा। और इसमें सिर्फ इतना करना है कि 30 दिन पहले आपने दरख्वास्त रजिस्ट्रार साहब के ज़रिए मुतल्लिका जो कमिश्नर है उसको भिजवानी है। ये अवेयरनेस हमने देनी थी, इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की है अपने जॉइंट सेक्रेटरी साहब से। रजिस्ट्रार साहब ऑनलाइन करेंगे, हमने नहीं करनी, हमने रजिस्ट्रार साहब को मैनुअल देनी है। ये ऑप्शन हमारे पास भी बल्कि FBR को चाहिए कि ऑनलाइन हम दे नहीं सकता क्योंकि मेरा तो IRS अकाउंट ही नहीं है, तो ये मैंने मैनुअल रिटर्न मैनुअल एप्लीकेशन देनी है रजिस्ट्रार साहब को। सब रजिस्ट्रार साहब जो कि इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के पाबंद है, जो विद होल्डिंग एजेंट है, उसको जब मैं दूंगा तो वो आगे अपने कंप्यूटर से कमिश्नर को ये फॉरवर्ड करेगा। अभी तक मैंने पाकिस्तान में कोई ऐसा सिंगल केस नहीं देखा जो इस केस के ऊपर, इस प्रोसेस के ऊपर जिसने आगे एप्लीकेशन दी हो और एक अपने जो इसका एक लीगल राइट है उसको अवेल किया हो। 1000-2000 रुपये देकर फाइलर होना वो बेहतर समझते हैं, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंस है वो बहुत ख़तरनाक है, उनसे हमने बचना है। 2 साल 3 साल बाद ऐसे गरीब लोगों के पास ना IRS है, ना मोबाइल है, ना उनके पास ईमेल आती है, सिंपल ऑर्डर ही IRS में आता है और IRS के ऑर्डर से ही उनके बैंकों से पैसे निकल चुके होते हैं। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। उस्मान खान साहब से मैं आप सवाल करना के बाद एक बात रह गई एग्जेम्पशन। हाँ करें सर करें। 236C के हवाले से एक बात वो अभी मेरे जहन में आई, लिखी भी हुई है, वो पढ़ी नहीं गई। वो 2025 में फाइनेंस एक्ट में 15 साल की एक वो लिमिट आई थी। यदि अगर एक प्रॉपर्टी किसी की है और वो 15 साल से उसकी ऑनरशिप में है और वो 15 वेल्थ स्टेटमेंट में भी आ रही है, अब वो उसको बेचने लगा है, तो उस पर 236C अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना, वो एक मैंने लिखी भी हुई है, इसमें भी कवर की हुई है, तो वो डिस्कस होने से रह गई थी, तो मैंने कहा आपको दोबारा 236C एक एग्जेम्पशन क्लॉज है जिसमें 15 साल अगर कोई घर है, यानी ये जेन्युइन, ये वो सेल परचेज वाला नहीं है, इन्वेस्टर नहीं है, यानी 15 साल से एक प्रॉपर्टी उसकी ऑनरशिप में है, तो वो कहता है कि वो वेल्थ स्टेटमेंट में भी अपीयर हो रही है, तो और फिर ये अप्लाई करेगा उसी तरह कमिश्नर साहब को और एग्जेम्पशन के लिए, और वो सर्टिफिकेट उसको मिलेगा और फिर उस पर 236C अप्लाई नहीं होगा। ये एक नई जो है ना एग्जेम्पशन वाली क्लॉज। थैंक यू जी, थैंक यू उस्मान साहब और इमरान गाजी साहब। अब मैं
हमारे नायब सदर मलिक मोहम्मद रफ़ीक साहब जो आज के सेशन के चेयरमैन भी हैं, उनसे गुजारिश करूँगा वो भी आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सेशन क्लोज भी कर देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एजुकेशन सेशन बहुत अच्छा गया है। उस्मान खान साहब ने हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से लिखा है और हमें समझाया है। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की है। वो चीज़ें जिनका हमें पता ही नहीं था वो भी आज मालूम हुई हैं। और इमरान गाजी साहब ने जो एंड पे पॉइंट बताया है, इसका बाकी हमें पता नहीं था कि कोई बंदा इस तरह भी एग्जाम्शन ले सकता है। तो गाजी साहब अगर यही एग्जाम्शन चली तो फिर कोई बंदा भी फाइलर नहीं होगा। ये सारे 6 और 10 लाख से नीचे वाली इनकम पे चले जाएंगे और सारे वकील जो है ना सबको इस तरफ ले जाएंगे। टाउट तो अब ढके हुए हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, उनकी तो बेलें कैंसिल हो रही हैं। हाँ, कोई कितना कोई कहते हैं 40 बंदा ढका हुआ है, जेलों में पड़ा हुआ है। तो सबको आपने घेरे में तो ले लिया है। तो बाकी अल्लाह खैर करे। अब मैं इस सेशन की कामयाबी के लिए भी दुआ करता हूँ। अल्लाह करे ये कामयाबी से चलता रहे और इसमें इस तरह दोस्त शिरकत करते रहें। आज ख़ास तौर पे हारून खान साहब अपनी पूरी टीम लेके आए हैं, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।